हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो पे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके थे। अब जो दूसरा वीडियो है जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर एनालिटिक फंक्शन आज हम इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर इसका 2 होगा। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 1 मई में और 1 जून में। बाकी जीआईसी लेक्चरर प्री प्लस मेंस दोनों का क्लासेस चल रहा है। एंड एल्टीग्रेन्स ग्रेड है अपना मैथमेटिक्स से, उसका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और उसकी मेंस की क्लासेस भी चल रही है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, देखिएगा। तो मैंने बोला था आप प्री का लेक्चर जब पढ़े हुए होंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बेसिक पूरा हम इसका उसमें कवर करा चुके हैं। तो इसलिए आपको हर कीमत पे कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का अगर ये लेक्चर देखना है तो उससे पहले आपको प्री का लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं बैच में, वो जो 2 ग्रुप है हमारे, एक पे प्री लिखा होगा जो ग्रीन स्टिकर लगा हुआ, प्री की सारी चीजें और पीडीएफ उस ग्रुप में मिलेगा, और जो एलटी मेंस का बैच है वहां पे मेंस की सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। बट पढ़ना दोनों है, प्री प्लस मेंस, तब जाके मेंस आप क्वालिफाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा बेसिक हम वहां कवर कर चुके हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा उसको। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और कैसे आ सकता वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं और उनको प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है। बाकी हम बता चुके थे एनालिटिक फंक्शंस के अंदर हमारी 2 चीज़ें, एक तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो जाए, तो भी हम किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी वेयर एफ जेड ये दे रखा है, ठीक है। इसमें रियल और इमेजिनरी अभी मिक्स कर रखा है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें रियल अलग हो और इमेजिनरी अलग हो, मतलब इस तरह से यू प्लस आई वी के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी आगे देखो दिख रहा है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी फंक्शन देके पूछा गया। क्वेश्चन एक ही है बट लिखने का तरीका चेंज हो गया। लिखा है इसी में, ये वैल्यू कब है, जब z इज नॉट इक्वल टू 0 और f 0 की वैल्यू 0 है जब z इक्वल टू 0 है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस है, ये इन्होंने पूछा है। दूसरे नंबर पे एंड द सीआर इक्वेशंस, कॉची रीमन इक्वेशन को शॉर्ट में सीआर इक्वेशंस बोलते हैं। सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन एट, फिर भी एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो एफ डैश जो उसका डेरिवेटिव है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन है उस पे चलते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसको हमने रियल इमेजिनरी अलग अलग कर लिया इस तरह से, ठीक है। इसकी गुणा वन से करेंगे एक्स क्यूब, इसकी गुणा वन से करेंगे माइनस वाई क्यूब, रियल अलग कर लिया, आई के साथ दोनों का आई कॉमन करके ये बना लिया, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट ये अपॉन दिस, ये और अपॉन में ये हमारा, जैसे u प्लस आई वी, यू इज द रियल पार्ट, v इज द, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो वहां से अलग अलग कर लिया, फिर z इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखने से क्या पता चला, वी सी दैट बोथ u एंड v आर रेशनल, ठीक है, एंड फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, सो u and v are continuous at all those points for which z not equal to 0, hence fz is continuous, ठीक है, where z is not equal to 0। तो ये तो हमने कंटिन्यूअस की कंडीशन को सारे में बता दिया, क्योंकि ये कैसा फंक्शन दिख रहा है अपने को, ठीक है, रेशनल। और ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं जहां पे उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, दैट मीन्स z इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब क्या लिखा, एट द ओरिजिन आगे u0 एंड v0 सिंस f0 इक्वल टू 0, कब होगा, जब z की वैल्यू 0 लगाएंगे तब ये हमारा u0 और v0, क्योंकि f0 इक्वल टू 0 है तो ओरिजिन पे u0 और v0 आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था यहाँ पे, है ना। तो ये समझ आ गया होगा।
क्लियर। जैसे ये चीज आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कहानी बताना चाह रहा हूँ कि एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, है ना। और ये जो आपको लिमिट इस तरह से दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये एफ जेड है तो जेड की वैल्यू क्या है 0, और पूरा जो एफ जेड है उसका मान क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 पे पूरे एफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 0, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू 0, ये ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे, जब ये 0 हो गया तो u प्लस आई वी, है ना, तो इसको 0 प्लस आई 0 u प्लस आई वी, ठीक है। तो रियल इमेजिनरी की कंपैरिजन करेंगे तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो कभी भी अगर इस तरह से फंक्शन दे रखा है f 0 इक्वल टू 0 का सीधा सीधा मतलब है कि u0 एंड v0 कब 0, जब फिर z इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे एट ओरिजिन के लिए u0 एंड v0, वैसे z 0 होता है, हेंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये चीज हमें पता चल गई कि f0 जो होगा हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो इसको थ्योरी में कर दिया। उसके बाद अब जो हमारे पास पार्शियल, ठीक है, इक्वेशंस होती हैं या सीआर इक्वेशंस होती है, डेवर यू ओवर डेवर एक्स, ठीक है। तो ये इसका सिंपल फार्मूला रहता है और ये आपको याद कर लेना। याद भी करना बहुत आसान होता है। यू एक्स कामा 0, जैसे एक्स में कर रहे हो तो एक्स कामा 0, बाई में करते तो बाई 0 कामा बाई हो जाता, ठीक है। और इधर दोनों बार 0 0 ही रहना है, ठीक है। तो यू एक्स कामा 0, यू 0 कामा 0, तो यू जो फंक्शन है, यू जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह तो x लगाना है और y की जगह क्या लगाना है 0 लगाना है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देख लो, x की जगह x लगाना है और y की जगह 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या बचेगा, x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x, ठीक है। और ये 0 0, तो जब 0 0 लगाओगे तो ऊपर ही 0 हो जाएगा, तो ये तो फुल्ली क्या देगा 0 देगा, ये क्या दे देगा 0। तो ये आ गया x और ये बटे का x और ये, ठीक है। तो x बटे एक्स ये तो 0 ही है, वो तो घट के फिर से x ही बचेगा, तो x बटे एक्स मतलब मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा डेवर यू ओवर डेवर एक्स हो गया। फार्मूला पता है और ये चीजें कैसे निकलेंगी, जो भी हमें फंक्शन दिया है उसमें ये वैल्यू पुट कर लो। फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, तो x इक्वल टू एक्स रखना, y इक्वल टू 0 रखना है, इसमें x और y दोनों को 0 रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। पहले u का निकाल लेंगे फिर v का निकाल लेंगे। तो u 0 कामा बाई, ठीक है। ध्यान रखना है बाई सेकंड होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट एब्सिशन। तो इसमें बाई के रिस्पेक्ट में निकाला तो 0 कामा बाई, ऐसा मत कर देना बाई कामा 0, नहीं। अब यहाँ पे x की जगह 0 लगाना और बाई की जगह बाई लगाना है, और इधर x और बाई दोनों 0 लगाना, अपॉन में बाई रहेगा सिंपली। अब उसी जो हमारे पास जो फंक्शन था उसमें x की जगह 0 और बाई की जगह जब हम बाई लगाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ऊपर माइनस बाई क्यूब बटे वाई, माइनस बाई क्यूब बटे वाई स्क्वायर से माइनस का बाई बचेगा और नीचे का एक बाई और बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस बाई, ये तो 0 देगा और ये बाई, तो माइनस बाई बटे वाई -1 आ गया। सेम कंडीशन किसके, बी वाले फंक्शन के लिए चलेगी। अभी यू वाले के लिए लगाए थे, अब बी के लिए लगाना है। सेम कंडीशन, जहां यू चल रहा था वहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो v आ जाएगा। अब हमारा जो b वाला फंक्शन था उसमें x की जगह x लगाना है और y की जगह 0 लगाना है। तो सेम कहानी है, उसमें बीच में बस प्लस था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर मतलब x, और जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो y क्यूब बटे वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y आ जाएगा, उसमें माइनस आया था इसमें प्लस ही रहेगा दोनों में, ठीक है। तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर होता तो वो x आ जाता, और बटे का x ये आ गया 1 आ गया। सेम कहानी y के लिए लगाते हैं, तो वाई क्यूब बटे वाई स्क्वायर तो y आ जाता है और नीचे का y है तो ये भी कट के 1। अब यहाँ से आपको क्लियर है, जो पार्ट सीआर इक्वेशंस होती है हमारी, डेवर u ओवर डेवर x, डेवर v ओवर डेवर y, तो डेवर u ओवर डेवर x बन आया था और डेवर v ओवर डेवर y ये भी हमारा बन आया, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इनको शॉर्ट में अगर ऐसे ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इक्वल टू माइनस बी एक्स, ठीक है, ऐसे भी चलता है। ये सफिक्स में लिखा है, इसका मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी ये देखो, उधर कितना आया था, y का -1 आया था और इधर कितना आया है 1 आया है, तो एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर हो गए, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से क्या हुआ, हिंस सीआर इक्वेशंस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट z इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन कंटिन्यूअस दिखा दी, दूसरी कंडीशन सीआर इक्वेशंस दिखा दी, अब तीसरी कंडीशन जो बोले कि वो डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया,
एफ जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे चेक करना है, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बटे जेड। ठीक है, समझ आ रहा होगा, यही फार्मूला आपको यूज करना है। अच्छा, अब एफ जेड की बात करें तो एफ जेड ही तो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो एफ जेड में पूरा फंक्शन अपने को नोट कर लेना है, पूरा फंक्शन नोट कर लेना है। और जीरो पे वैल्यू क्या दे रखी थी, एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा था। देख लो ध्यान से, ये अपना एफ जेड है जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये पूरा फंक्शन ये लिखे या ये लिखे, दोनों एक ही लाइन है, बस इसको सही करके लिखा गया है। तो एफ जेड की जगह ये आ जाएगा और एफ जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, बटे में जो जेड है, तो जेड आप जानते ही हैं क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो जो बटे में जेड आएगा उसकी जगह एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये टोटली क्या हो जाएगा आपका एफ जेड, और ये बच अपॉन का जेड। ठीक है, अब हमने दो पाथ अलग अलग चूज करना है। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो हमें दो पाथ ऐसे चूज करके दिखाने हैं जिससे दोनों से रिजल्ट डिफरेंट आ जाए। ठीक है, जब कह रहा है कि प्रूफ ही करना है तो पाथ लेने की जरूरत नहीं होती, फिर हमें दूसरे तरीके से प्रूफ करना होता है। पाथ हम जब चूज करते हैं जब हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग रिजल्ट दिखा देते हैं। अब पहला हमने पाथ चूज किया है, लेट जेड इक्वल टू जीरो अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ली है वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्स में। तो जेड में होता है एक्स प्लस आई वाई, तो जब वाई कन्वर्ट हो गया एक्स में तो पूरी लिमिट भी कन्वर्ट हो गई एक्स में। तो अभी जहां जेड टेंस टू जीरो था वो एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। बाकी जहां पे वाई दिख रहा है, बाकी जहां पे आपको जेड था जेड जीरो, वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स जीरो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो उस चीज को, जब बाई कन्वर्ट हो गया एक्स में, जेड इसलिए लिखते हैं जिसमें एक्स बाई दोनों होता है। जब बाई ही कन्वर्ट हो गया एक्स में तो ओवरऑल फंक्शन कन्वर्ट हो गया एक्स में, तो एक्स एक्स टेंस टू जीरो, और जहां पे भी बाई दिखेगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्विंग करने के बाद देखो एक्स से एक्स क्यूब कट गया, उसके बाद यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, ये तो कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक्स क्यूब आएगा कॉमन, मतलब टू एक्स क्यूब आई आ जाएगा। ठीक है, नीचे से टू एक्स स्क्वायर, इधर से एक एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स टू एक्स क्यूब वन प्लस आई आ जाएगा। तो क्या होगा, टू से टू भी कटेगा और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, तो आफ्टर ये बचेगा सॉल्विंग। ठीक है, तो जब ये बचेगा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है, वन प्लस आई अपॉन टू आ चुका है। ठीक है, तो जब ये आ गया उसके बाद क्या करेंगे, हम एक दूसरा पाथ चूज कर लिया, अगेन लेट जेड टेंस टू जीरो अलोंग बाई इक्वल टू जीरो। जब बाई की जगह जीरो कर देंगे तो फिर से एक्स ही बचेगा, तो एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ से जब उसी फंक्शन में इसी में बाई की जगह जीरो लगा दो तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा वन प्लस आई और एक्स क्यूब कट जाएगा, तो वन प्लस आई एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ से आया वन प्लस आई। कैलकुलेशन में देख लेना, मुझे कुछ लग रहा है डाउट्स है यहाँ पे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो ये कट जाता और ये टू एक्स क्यूब होता, तो टू, अच्छा ये टू नहीं, टू से टू भी काट देना चाहिए था। कुछ कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ एक बार, ये एक्स स्क्वायर मिलके टू एक्स स्क्वायर हो जाता, कैलकुलेशन का मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा मुझे, ये टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट्स में ठीक कर लेना, वन माइनस आई आने वाला है क्योंकि ये कट रहा है। अच्छा एक सेकंड, हो सकता है आफ्टर कैलकुलेशन वो सॉल्व हो जा रहा हो, अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी मत काटिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अभी ये ऊपर गया है ना वन प्लस आई, तो जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की होगी तब क्या हुआ होगा, नीचे आया होगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो वो टू, टू से टू कट गया होगा। ठीक है, तो वो टू से टू कैंसिल हुआ है और ऊपर आता वन माइनस आई और नीचे ये, तो अच्छा ये आई है तो आई भी यहाँ पे रहना चाहिए था, ये आई रहेगा, तो ये अलग पाथ आया है और ये अलग आया है। कुल मिला के हमें ये दोनों वैल्यू जो है ना वो अलग अलग दिखाना है। जब दोनों वैल्यू अलग अलग दिखाना है तो दो अलग अलग अप्रोचेस पे दो अलग अलग वैल्यू आ गई, तो सिंपली बोलेंगे क्या, सो वी कैन से दैट, या सो वी सी दैट, मतलब यहाँ से जो आप कर रहे हो उससे क्या दिख रहा है, एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू आ गई, दैट इज
द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो कैन नॉट द सेम एज जेड टेंस टू जीरो अलोंग द डिफरेंट कर्व, ठीक है, हेंस एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, ठीक है। तो जो ओरिजिन पे भी क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दो अलग अलग लिमिट आ रही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने प्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं, उस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसी के जैसा भी एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, अगर यहाँ पे भी मैंने लिया होगा तो एक जैसे क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। यहाँ पे एक ये है क्वेश्चन और है, अब ये बात सोचना, क्योंकि प्री में मैंने बहुत सारे इसके क्वेश्चन करा दिए, इसलिए यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट बचे हुए रह गए थे या जो प्री में नहीं आ सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, इसीलिए इसको दोबारा मतलब फिर बता देते हैं एक ही साथ। एफ डैश जेड, सॉरी एफ जेड, ये फंक्शन अपने को गिवन है, ये कब गिवन है, जेड नॉट जीरो पे, और जीरो पे कितना है, जेड जीरो पे एफ जीरो है, ठीक है। तो प्रूव दैट ये कह रहे हैं कि एफ जेड माइनस एफ जीरो बटे जेड, जेड टेंस टू जीरो एच जेड टेंस टू जीरो अलोंग द एनी रेडियस वेक्टर व्हाट नॉट एच जेड टेंस टू जीरो इन एनी मैनर। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी कर्व ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी पाथ ले लीजिए जाने का, तो वहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो चीज को आपको दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी वैसी जैसे पीछे वाले में किया था, यहाँ पे बाकी चीजों की बात नहीं की है। तो सिंपली जेड टेंस टू जीरो अलोंग द रेडियस वेक्टर y इक्वल टू एम एक्स हमने चूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अगर हम बाई की जगह एम एक्स चूज कर लें तो पूरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर नीचे कट के सिर्फ एक हमारा ऐसा बचेगा, कांस्टेंट टाइप का बचेगा, ठीक है। वो आफ्टर सॉल्विंग आपको पता चलेगा कि क्या बच रहा है। तो जो क्वेश्चन था वहां लगा दिए, यही तो बोल रहा था ना। तो एफ जेड की पूरी वैल्यू ये आ गई है ना, माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में जीरो दे रखी है, बटे में जेड, जेड अभी ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया है, बाई की जगह कन्वर्ट कर दिया है एम एक्स। तो जब बाई की जगह एम एक्स कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बदलने वाला है, यहाँ से देखेंगे ए एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब बाई की जगह एम एक्स कन्वर्ट करेंगे तो ये होता एम एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर से आता एक्स प्लस आई एम, ठीक है, आई एम एक्स यहाँ भी होता, ठीक है, और बटे में जो हमारा आता है एक्स स्क्वायर, और ये बाई की पावर 4 यहाँ पे भी आ जाता, साथ में हमारा जेड। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चला गया, तो x प्लस आई वाई जो होता है वो जेड ही होता है, और नीचे भी जेड लिखा, तो ये लाइन पूरी ना इससे कैंसिल हो गई जेड से, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। और बाकी जहाँ पे यहाँ पे ये स्क्वायर लगाना छूट गया, तो यहाँ पे ये स्क्वायर लगा लीजिएगा। क्लियर है, आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, ये कि यहाँ पे भी फोटो एडिट कर देंगे, इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये समझ रहे होगे। अब इसके बाद जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर से है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो कितना कॉमन आएगा और उसके बाद क्या बचेगा कटने के बाद, तो वो चीजें यहाँ से देख लेंगे। तो अब क्या बच रहा है, ये जो भी बच रहा है, एक्स की जगह जब जीरो लगाओगे तो ऊपर तो एक एक्स तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, केवल एक्स बचना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो गया। तो यहाँ से एक देखो एक्स आता और यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाता, तो एक्स क्यूब हो जाता है, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आता, तो एक एक्स बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक्स ये बच जाता, और जब एक्स हमारा मल्टीप्लाई में है और एक्स की जगह जीरो रखोगे तो ओवरऑल क्या आने वाला है, जीरो। तो एक हमारी जो अप्रोच है बाई इक्वल टू एम एक्स लेने से क्या रिजल्ट आया, जीरो। अगेन सपोज जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर रख दिया, क्योंकि जहां जहां पे भी आप x देख रहे हो वो 2 पावर कम दिख रहा है, तो जितनी पावर कम दिख रहा है उतना ही बढ़ा दो उसको, तो क्या लगा दिया, x की जगह वाई स्क्वायर लगा दिया। देन वी हैव, जब ये पुट करोगे उसी फंक्शन में एफ जेड, जो फंक्शन था एफ जीरो जीरो था बटे में जेड था, तो अभी जो फंक्शन था ऊपर जरा ध्यान से अगर हम देखें, फिर से देख लो एक बार, ये तो ये तो आपस में कट ही जाता, और x की जगह बाई स्क्वायर लगाते तो ये बाई स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर मतलब बाई की पावर 4 हो जाता, ठीक है। और नीचे ये भी बाई की पावर 4 और ये भी बाई की पावर 4, तो 2 बाई की पावर 4 और ऊपर भी हो जाता
कितना बाई की पावर 4। तो बाई की पावर 4 से बाई की पावर 4 कट जाता, या उल्टा कर दिया, बाई स्क्वायर की जगह एक्स लगा दिया, कहानी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स को बाई में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो बाई टेंस टू जीरो, या बाई को एक्स में कन्वर्ट करते तो एक्स टेंस टू जीरो आएगा। तो कुल मिला के 1/2 ही आना था। अब आपने दो अलग अलग अप्रोचेस पे अलग अलग कंडीशंस देख ली, यही आपसे पूछ रहा था, विच इज नॉन जीरो हिंस द रिजल्ट, बस इतना ही पूछा था इसमें। आगे अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा मतलब घूमा हुआ है, नहीं कह सकते, बट ये है ना उसका फंक्शन थोड़ा अजीब टाइप का है, बाकी कहानी सेम है। अब देखो एक बार मैं इसको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आपको। सो दैट द फंक्शंस एफ जेड इक्वल टू क्या लिखा है, ई की पावर माइनस जेड, और माइनस जेड की पावर फिर से है -4। ये कब है, जब जेड नॉट टेंस टू जेड नॉट इक्वल टू जीरो है और एफ जीरो पे जीरो है। सेम कंडीशन है, इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, मतलब सिंपल बोल रहे हैं कि ओरिजिन पर ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। ऑल्दो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है एट दैट पॉइंट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, और इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाना है। तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो z हमारे पास आपको पता है कि क्या होता है x प्लस आई वाई, तो हम z को नीचे ले लिए, जैसे ये माइनस यहीं पे छोड़ दिया और z की पावर जो -4 थी वो नीचे ले लेंगे तो z की पावर +4 हो जाएगी, ठीक है, और z की जगह x प्लस आई वाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, जो भी लिखा था उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, पावर 4 के अंदर ही किया है ये चीज, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गुणा ही नहीं कर पाओगे अंदर। ऐसे समझो जैसे ये लिखा हो 1 प्लस ये, ठीक है, और इसकी पावर 4 था, तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो इसको ऐसे लिख लिया था और इसकी पावर बाहर कर ली थी, जो गुणा करी थी वो इसके कॉन्जुगेट से करी थी इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर तो x माइनस आई वाई और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब पावर 4 है तो दोनों की पावर अब अलग अलग 4 कर दो, ऊपर की अलग और नीचे की अलग, तो इस तरह से थोड़ा किया गया है। अब आपको सही चीज ये समझ आ गई होगी, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये जो कंडीशन आई है ई की पावर पे आई है x माइनस आई वाई की पावर 4 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर भी 4, तो ये अपना फंक्शन बन चुका है, समझ गए होगे ये। अब जो ऊपर 4 पावर थी उसका बाइनोमियल की थ्योरम की हेल्प से इसका फार्मूला खोल दिया। अगर अब ऐसे नहीं खोल पा रहे हो तो दो दो करके क्या करना, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना, फिर इसका होल स्क्वायर खोलना, फिर आपस में फिर गुणा कर देना, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर बाइनोमियल से खोलना आता है तो बाइनोमियल से खोल दीजिए, ये 4 पद निकल के आएंगे, 2 2 4 1 5 पद, बाकी जुड़ गए होंगे आपस में, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो इसका ऊपर का एक्सपेंशन खोला, ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, रियल और इमेजिनरी को अलग किया। कौन कौन से रियल पार्ट है, ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, तो इसके नीचे ये आ जाएगा अलग। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो r होता है आपने पढ़ा है x प्लस आई वाई, अब मॉडुलस r निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे लिखो, नहीं तो सिंपली आप वैसे भी जानते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, वहां से भी निकल जाता, वर्क करते तो यही आ जाता। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चूज करेंगे, और इसकी पावर अगर 4 है इधर तो इधर भी पावर 4 करेंगे, तो स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो आर की पावर 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। तो इसको सिंपल इतना बड़ा ना लिखने के लिए इसको छोटा कर दिया है कि आर की पावर 8 लिख दिया है उसको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बाकी जिसमें आई कॉमन था उसको अलग कर लिया। अब आपको जैसे एक फॉर्मूला बताए थे, ई की पावर पी प्लस आई क्यू लिखा हो तो ई की पावर पी अलग कर लें और ई की पावर आई क्यू अलग कर लें। क्यों ऐसा अलग करते हैं वो समझाता हूँ, क्योंकि ये फार्मूले में खुल जाता है कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, इस तरीके से, समझ गए। तो इसलिए रियल पार्ट को अलग तोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो दिख रहा है उसको अलग तोड़ेंगे, तो वही कहानी यहाँ पे की गई है। तो ये जो रियल पार्ट है उसको अलग लिखा रहा, और जो इमेजिनरी था आई जिसमें था वो फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब थीटा के साथ क्या रहेगा, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में r की पावर 8, ये पूरा हमारा एंगल चलेगा। तो अब ये बन गया अपना एक फंक्शन बन गया एफ जेड, शुद्ध फंक्शन अब यहाँ पे बना है। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, मेन ये फंक्शन बनाना ही था इसमें, जब फंक्शन बन गया तो कुछ नहीं है। अब अपने को वही क्या निकालना है, सी आर इक्वेशन निकालना है, वही पार्शियल डेरिवेटिव समझ लीजिए। तो डेवर यू ओवर डेवर एक्स,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फार्मूला भी पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब इसी में एक्स की जगह एक्स लगाना, वाई की जगह जीरो लगाना है। तो एक्स की जगह एक्स, बाई जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ से एक्स की पावर कितना आएगा 4। अच्छा, ये सीधे सीधे वही लिख दिया जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें से लिखते तो भी कर सकते थे, ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप अगर इससे लिखेंगे तो नहीं होगा, इससे लिखते तो भी हो जाता। अब ये सीधे सीधे जो क्वेश्चन दे रखा था ना, वहीं पे कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये समझ लो, अब इसी में जब बाई की जगह जीरो लगा देते ना, तो क्या बचता, एक्स की पावर 4 बचता, और ऊपर जाता तो वही, जहाँ पे जेड होता, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड की जगह क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो बाई जीरो हो जाता, तो सिर्फ एक्स की पावर -4 आ जाता है, ये बटे में ये। अब ये वैल्यू डायरेक्ट जीरो होती है, अब इस वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता तो आपको दिक्कत होती, ठीक है। और वो दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको एक, इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाए वो बता रखा है, ठीक है। तो अभी इसको क्या लिए, नीचे ले लिए, क्योंकि ये तो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से आ जाएगा। और e की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन खोल दिया, किससे, e की पावर x से। आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। उसके बाद इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब इसे, अब x की जगह जीरो लगाओगे तो ये जीरो हो गया, और ये 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, तो ये सब नीचे आ जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कुल मिला के क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये अब आपको सॉल्व करना आ गया, अब x में आए बाई में आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे अपने को क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे ये अपनों ने इतना किया है, इसकी जरूरत पड़ी है क्या आगे, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, आप चाहें तो इस फंक्शन को ये करिए, 2 लाइनें जो मैंने यहाँ तक करी, क्योंकि हमने जो फंक्शन बनाया है एफ जेड, इसका यूज तो किया नहीं है, यूज सिंपल वही किया है जो ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा था, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो बना ले, नहीं चाहे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब दूसरा वाला, जब हम एक्स इसमें लगाते तो इसमें क्या करते, ठीक है, अभी यू का बाई वाले में करते, तो देखो अब क्या करना है, बाई की एक्स की जगह जीरो लगाना, बाई तो ये कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा, तो जैसे अभी एक्स वाले को किया था वैसे ही बाई लिखा, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो। अब सेम हम किस में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसमें, बी का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एक्स कामा जीरो, सेम कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये कौन सा वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या लगाना, बी वाले पार्ट में, मतलब जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसी में आपको लगाना है ये, क्योंकि बी कौन सा होता है, इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, तो उसमें आपको x की जगह x लगाना है और y की जगह कितना लगाना है, जीरो लगाना है, ठीक है। तो क्या बनने वाला उसको चेक करना है, देख लो चाहे यहाँ लगा लो। अब इसकी गुणा जब इसके साथ करते, इसकी गुणा इसके साथ करते तभी तो इमेजिनरी वाला पार्ट आता, और इसमें x की जगह कितना लगाना है, x लगाना है, y की जगह जीरो, तो यहाँ से x की पावर 4 बचता, और नीचे से भी x की पावर तो 4, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है ना r की वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर, एक सेकंड पूरा बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर हो गया है ना, और इसकी पावर 4 ऐसे समझ लो, तो बाई की जगह जीरो लगाए तो x की पावर सीधे सीधे कितना आ जाता, 8 आ जाता, और ऊपर x की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कुल मिला के e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। साथ में इधर देखिए मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है साइन वाले में, तो क्यों वो जीरो हुआ वो चीज समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको करना जरूरी था। अब जब हम इमेजिनरी वाले पार्ट में रखेंगे किसकी जगह जीरो, पहले वाले रियल वाले पार्ट में रख रहे थे तो वहां कास आ रहा था, तो वो कॉस जीरो वन बना दे रहा था, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो तोड़ा गया था, फंक्शन को आपको करना है, नहीं तो आपको वो कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम रियल वाले में कर रहे थे तो वो कॉस जीरो वन आ रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे देखो बाई जैसी एक्स, बाई की वैल्यू जीरो लगाओगे तो साइन जीरो जीरो बना देगा मल्टीप्लाई में, तो इसलिए ये पूरा पद हमारा क्या जा रहा है, एक्स जीरो बी जी एक्स कामा जीरो पे जीरो दे रहा है, और जीरो कामा जीरो पे तो जीरो होता है बटे में एक्स, तो इसलिए कितना आ गया, जीरो। सेम कंडीशन आगे वाले के लिए भी यही रहेगी, तो जीरो कामा बाई पे भी वो जीरो ही देगा, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, x की जगह जीरो, और यहाँ पे देखो x भी मल्टीप्लाई में है और y भी मल्टीप्लाई में, तो कोई भी एक जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, जो कि इसके साथ गुणा में होगी, तो ओवरऑल गुणा कितनी आ जाएगी, जीरो। और cos जीरो वन बना रहा था तो सिर्फ इतनी वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी अपने को,
ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनाया गया है, ऊपर से नहीं बनाया गया है, यहीं से। जैसे इसको भी एक बार आप कहे तो समझा देता हूँ। तो इसकी गुणा जब हम इसके साथ करते तो रियल वाला पार्ट मिलता, तो x की जगह कितना, y की जगह 0 लगाते तो ये 0 ये 0, x की पावर 4 बटे x की पावर 8, तो नीचे 8 4 पूछता और 4 ऊपर जाके कितना हो जाता, -4 हो जाता, तो वही e की पावर x की पावर -4 आया और ये बना देता 1। तो वो वहीं से आया, यहीं से। ठीक है, रियल वाले में ये वाला पार्ट और इमेजिनरी वाले पार्ट में ये वाला पार्ट गुणा में। क्लियर है, तब हुआ है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, चारों की चारों वैल्यू 0 आ गई। जब चारों की चारों वैल्यू 0 आ गई, डेवर u ओवर डेवर x, डेवर u ओवर डेवर y, डेवर v ओवर डेवर x, डेवर b ओवर डेवर y, जब ये चारों 0 है तो आपस में CR इक्वेशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। हिंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट z इक्वल टू 0। पहला टॉपिक हमसे यही पूछा था। ठीक है, उसके बाद में खाली CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने से, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। हिंस आगे अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसकी भी बात की गई थी, क्योंकि डेरिवेटिव कह रहे कि एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो क्या लिखा है, एफ डैश 0 इक्वल टू एफ जेड, जो फार्मूला होता है -f0 बटे जेड, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 e की पावर -z की पावर -4, जो हमें फंक्शन था वही लिखा है। ठीक है, और f0 पे 0 था, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया है। अब इस फंक्शन को पूरा, ठीक है, हम पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जहां पे भी z था, जहां पे भी z था वहां पे हमने क्या लगा लिया, r लगा लिया। क्योंकि होता क्या है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये पढ़ा होगा आपने मॉड z इक्वल टू r, तो जैसे ही यहाँ से ये हटाते हैं, ठीक है, मॉड, तो r e की पावर i थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और वाई कॉम्प्लेक्स में अगर आगे नहीं पढ़ा है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों हो जाता है ये, जैसे ही आप इसका मॉडुलस लेंगे तो फिर से ये दोनों चीजें सेम बन जाएंगी। कैसे बनेंगी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये जेड है, तो ये क्या बनता, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बनता ना। तो इसका क्या बन जाता, ये बन जाता आर कॉस थीटा। जब इसका मॉड लेंगे तो क्या बन जाता, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाता, बाहर आ रहा था, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आर, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो ये चीज जैसी मॉड हटाएंगे तो इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो जैसे ही उसको आर में कन्वर्ट करा तो साथ में एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पहले बता दिया कि एंगल क्या लिया गया है, कौन सी एलोंग, किसके एलोंग। जैसे यहाँ पे ये चीज पहले लिख दो या बाद में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताया गया कि टेकिंग जेड टेंड्स टू 0 एलोंग आर जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई पाई बाई 4, तो ये वाला पाथ हमने चूज किया है। तो जेड की जगह क्या लगाना है, ये लगाना है। जबकि जेड की पावर जब 4 थी तो इसकी पावर 4 करें, सॉरी -4 करेंगे, यहाँ -4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। यही तो चीज हुई है ना यहाँ पे, देखो। तो क्या किया गया, जो अपने पास दे रखा था, एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है। पावर क्या था, ई की पावर माइनस जेड की पावर -4, ये लिखा हुआ था। अब आप जेड की जगह क्या कन्वर्ट कर रहे हो, जरा ध्यान से समझिएगा। जेड की जगह कन्वर्ट कर रहे हो आर ई की पावर सॉरी माइनस नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, आई पाई बाई 4, ये आप कन्वर्ट कर रहे हो किसकी जगह, जेड की जगह, आर ई की पावर पाई आई बाई 4, और इसकी पावर -4 है, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो इनकी गुणा हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, ये ई की पावर में है, ध्यान रखिएगा। तो ये पावर दोनों पे अलग अलग शिफ्ट हो जाएगी, तो ई की पावर, तो एक तो आर की पावर शिफ्ट हो गई, और इसमें ई की पावर पाई आई बाई 4 था, तो इसके साथ भी -4 आ जाता, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता, ई की पावर -4 इंटू ई की पावर कितना, माइनस पाई आई, ये बच जाता। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो वो चीज यहाँ पे हमने लिख दी है, क्लियर है। अब ये क्या होगा उसको समझिएगा, यहां भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, अब ई की पावर जो आई पाई होता है वो क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे। तो ये बनता कॉस पाई माइनस आई साइन पाई बन जाता। तो कॉस पाई कितना होता है, -1, और साइन पाई कितना होता है, 0, तो ये कुल मिला के वैल्यू -1 आ जाती। और -1 जो वैल्यू आती, ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, बट ये क्या होगा, ये यहाँ पे पावर के साथ लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वो नीचे नहीं लिखा है, ये पावर पे लिखा हुआ है,
थोड़ा सा ई को ऊपर बढ़ा देते हैं, तभी वो माइनस आएगा और वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये यहाँ पे लिखा है ई की पावर माइनस आई पाई, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला जो माइनस है ये बनेगा -1 की गुणा माइनस आर से होगी तो वो प्लस बना देगा, इसलिए ये क्या बन गया, प्लस बन गया। समझ गए होगे। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे कर लिया क्योंकि आर की वैल्यू जब 0 लगाओगे, ठीक है, तो ये ई की पावर बना 0 वो तो 1 बना देगा और नीचे 0 आएगा तो वो इसको इनफाइनाइट बना देगा। और यही ये कहना चाह रहे थे कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जब इनफाइनाइट अगर किसी की वैल्यू आ जाती तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। शोइंग दैट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट एट z इक्वल टू 0, हेंस एफ जेड मे नॉट बी एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। तो बस थोड़ी सी कहानी ये समझनी थी। समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ करेक्शन कर लेना, इस फोटो को भी चेंज करेंगे। अभी प्रिंट मत कराना, मैं अभी इसका पीडीएफ बना के मतलब फिर से एक सही जो जहाँ पे गलती थी उसको सही करके फिर आप प्रिंट करा लेना इसको। और जिसने प्रिंट करा लिया है वो क्या करे, इसको आप सही कर लेना, हाथ से सही कर लेना खुद से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा है सो दैट, एक थ्योरम दिया हुआ है, इफ एफ जेड यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर वो हार्मोनिक फंक्शंस। ये दोनों कैसे हैं, हार्मोनिक फंक्शंस हैं, ये आपसे पूछा गया है। हार्मोनिक फंक्शन में क्या होता है, उनका डबल डेरिवेटिव जो होता है वो हमें 0 के बराबर प्रूफ करना होता है। अब समझिएगा इसको क्या करना है कि फिर से बोला कि ये एनालिटिक फंक्शन है तो हमें प्रूफ करके दिखाना, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो वही लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी वी एन एनालिटिक फंक्शन देन वी हैव, ये हमने सीआर इक्वेशंस लिखी हैं, डेवर यू ओवर डेवर एक्स क्या होता है, यू एक्स बी वाई और यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर होता है। आल्सो बिकॉज यू एंड वी आर रेशनल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट, ठीक है, क्या बोला गया, एग्जिस्ट, एंड आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वी हैव, ठीक है। ये लाइन लिखो या ना लिखो इसका कोई यूज इतना ज्यादा है नहीं, आपको इसकी लाइन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तो लिख दें नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन का यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग वन वी हैव, जो इक्वेशन 1 थी इसका हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेवर टू u ओवर डेवर एक्स स्क्वायर, इधर डेवर टू b डेवर x इंटू डेवर y हो जाएगा। समझ गए, ये पहली लाइन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब दूसरी लाइन का y के रिस्पेक्ट में डेवर टू u अपॉन डेवर v स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, जब बाई में कर रहे हैं तो डेवर टू v अपॉन डेवर x इंटू डेवर बाई हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब यहां से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे x बाई आ रहा है, यहाँ पे बाई और x आ रहा है। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा u ही लिखना चाहिए, b नहीं, u ही लिखना चाहिए। अब समझ सकते हो, ये बताना चाह रहे थे कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, जब किसी भी फंक्शन का आप चाहे पहले x में करें या पहले y में करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप यही सोचेंगे कि यहाँ पे b का y में फिर x में, यहाँ पे x में फिर y में है, तो ये जुड़ने पे कट कैसे जाएंगे, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव बराबर होते हैं। ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी मैंने क्लियर कराया था। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे LHS तो ये आ जाएगी RHS कट के कितना हो जाएगा 0 बाई वर्च्यू 2, इसलिए यहाँ पे 2, ये गलती से b लिख गया था, यहाँ पे क्या होगा u होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सेम जैसे ही आपने ये कंडीशन को किया है इसी में आप बी वाली कंडीशन को भी कर सकते हैं सिमिलरली। तो यही जो अपना 0 प्रूफ होके आया, यहाँ से हम लिख सकते हैं इन दोनों की हेल्प से u भी आ गया हार्मोनिक फंक्शन, b भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस बोथ u and v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। अब यहाँ पे जनरल में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, हमने 5 ले लिया, आप जो भी लेना चाहो लिख दो, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। देयरफॉर बोथ u and v आर हार्मोनिक फंक्शंस सिंस
such function u and v are called the conjugate harmonic function or simple conjugate function। तो बस इतना सा क्वेश्चन करना था। अब एक ये क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं और ये प्री में भी कराए हैं। कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा इसमें जो फंक्शन है ना वो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, समझने में टाइम नहीं लगेगा। करना क्या है तो करना क्या है वो तो बहुत आसान है, बट मेन कंडीशन ये है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए इसकी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने को फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन हर एनालिटिक फंक्शन, पहले ही बोल रखा है ऑफ एफ जेड एंड u माइनस बी दे रखा है आपको। ये क्या दे रखा है u माइनस बी, फाइंड एफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ये दे रखी है। इसका मतलब z 0 पे, ठीक है, z की जगह अगर पाई बाई 2 लिमिट है तो f पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। अब सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये रियल है या इमेजिनरी है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा ठीक करिए, u माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया उसको समझो, ऊपर नीचे 2 से, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ क्या किया, ये वन बाद में जोड़ा गया, पहले ऊपर 2 से गुणा की गई है फिर 2 से भाग किया गया है। इतना समझ आ रहा होगा। तो ऊपर 2 से देखो सबसे गुणा कर ली और 2 से भाग कर ली, बाद में वन जोड़ दिया, वन घटा दिया। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि क्या किया गया, एक सेकेंड, अच्छा, इसका एलसीएम लिया गया है। ठीक है, इधर से क्या किया गया, एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद 2 cos x से 2 cos x कट गया होगा। ठीक है, फिर e की पावर माइनस बाई आई होगी और वो प्लस हो गई होगी, वो उसमें से घटी होगी एक तो वो माइनस में बच गई। ठीक है, तो इस तरह से अब ये माइनस वाली प्लस में आ जाती। ठीक है, तो एक प्लस, ये तो प्लस में आ गई और ये प्लस में आती तो वो 2 में से घट के एक माइनस में आ गई, और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसा ही है, बाकी सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये क्यों किया, ये e की पावर से बदल के, जिससे कि वो बदल जाए साइन और कॉस में। तो ये जो वैल्यू है e की पावर बाई माइनस e की पावर माइनस बाई, ये जो फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक का होता है। बटे में 2 होना चाहिए, बट बटे में 2 नहीं है, तो क्या करा, 2 कॉमन किया यहाँ से, तो ये साइन एक्स बचेगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो कॉस एक्स और इसके बटे में 2, तो वो ऊपर नीचे से 2 कट गया, फिर कॉमन करने को इसके बटे में आया था, तो वो साइन हाइपरबोलिक, और नीचे वाले में जब माइनस होता है और माइनस कॉमन कर लेंगे तो नीचे दोनों हो जाएंगे प्लस, तो वो बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक। अब ये क्वेश्चन इसमें बदल गया, उसके बाद दोबारा एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, तो ये इसके साथ आ गया। तो एक सेकेंड, क्या किया फिर देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा, ये लाइन यहीं पे छोड़ दी, उसके बाद ये जो बना है अपना ये यहीं पे है, उसके बाद इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में 1/2 गुणा में वो ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका अंश बटे हर लगा दिया, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अपकलन, इस तरह से कंडीशन से सॉल्व किया है। ठीक है, अंश का अपकलन इंटू वही हर कर दिया, सेम कंडीशन, अंश बटे हर से इसका डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इसके अंदर गुणा करी है, गुणा करने के बाद जो कट रहा है वो काट दिया, बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया। क्यों, कॉस स्क्वायर यहाँ से और साइन स्क्वायर यहाँ से वो 1 बना देता। उसके बाद जो बचा है चारों पद ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया सेम। अब इसके बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, तो बाई के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा बनाता हमारा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, और यहाँ से बनाता ये माइनस में आता, और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, उसमें माइनस कॉमन करने के बाद वो 1 बना देता, बाकी चारों पद ऐसे लिखे हुए हैं। ये हो गया। अब यहाँ से अपने ने 2 चीजें देखिएगा इसी वाले में, तो जो हमारा यू वाई था उसको बदल दिए किसमें, बी एक्स में, और जो बी वाई था, ठीक है, यू वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी एक्स, और जो बी वाई होता है वो यू एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों सी आर इक्वेशन से बदल के इनको ये लिख दिया। अब एक इक्वेशन आपके पास ऊपर है और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है, बाई सी आर इक्वेशन से ये दोनों कन्वर्ट कर दिए इधर। क्लियर, आगे समझिएगा। अब जो पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन थी, दोनों को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, यहाँ पे ये आई थी पहली इक्वेशन,
पहला डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे आया था ये, ठीक है। और ये क्या है, डेवर u ओवर डेवर x एंड डेवर v ओवर डेवर x, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो आई है वो सेकंड इक्वेशन आई है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करने पे ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया है, सॉल्विंग 1 and 2, तो पहले सब्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक है, नहीं तो u अगर पहले करेंगे तो वो जुड़ जाएगा, कर 0 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वो 2 इधर हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, ठीक है। तो एक बार आपने क्या कर लिया, उसको घटा लिया, तो डेवर u ओवर डेवर x, तो डेवर u जो डेवर x होता है उसका पहला फंक्शन ले लिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, फिर जोड़ने पे हमें b वाला मिल गया होगा, तो ये आ गया दोनों चीजें, इसको सेकंड फंक्शन। और मिलन थॉम्सन जो मेथड होता है, सॉरी मिलनी जो मेथड होता है, और वो क्या कहता है कि एफ डैश जेड कैसे निकलता है, डेवर यू ओवर डेवर एक्स आई डेवर वी ओवर डेवर एक्स, इसका ये भी होता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कि पहला फंक्शन, अगर इधर से आप डिफरेंशिएशन नहीं लगाएंगे, केवल एफ जेड लगाएंगे, तो इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। दोनों चीजें हैं, आप इंटीग्रेशन बाद में लगाना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन पहले लगाना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, इसका जो फंक्शन था ये, इसमें x की जगह z लगाते हैं और y की जगह 0 लगाते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो x की जगह अपने को z रख देना है और जहां पे y दिखेगा वहां पे 0 लगा देना है, ठीक है, दोनों फंक्शन में कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे x की जगह z लगाएंगे, y की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी x की जगह z और y की जगह 0। तो अब ऊपर से और नीचे से क्या बनने वाला है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि इसमें जब हम लगाएंगे तो साइन 0 ये तो 0 बना देगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो फाई 2 वाला टर्म पूरा आ जाएगा 0, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस जेड बटे में कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस हाइपरबोलिक जब बाई की जगह 0 लगाएंगे तो ये 1 देगा, तो 1 माइनस, ठीक है, कॉस एक्स बटे में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x की जगह z लगाए थे तो वो z में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पावर इससे कट कर सकते तो ये आ गया। अब आपको पता है 1 काटने का फार्मूला लगा दो, कॉस में साइन वाला लगेगा, साइन ऊपर जाके कॉसिक में बदल जाएगा, ठीक है। अब इधर से जैसे ही एफ डैश है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर, ठीक है, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, और कॉसिक का माइनस का कॉट होता है, कॉसिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, और ये 1/2 बटे में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब ये हमें कंडीशन साथ में दे रखी थी कि जब z π/2 है तो वहां पे एफ जेड कितना है, 0, तो z की जगह π/2 लगाएंगे और एफ जेड का मान 0, ये कंडीशन अपने को एफ π/2 इक्वल टू 0 पे गिवन थी, ठीक है। तो अब ये आता, इसकी जगह बाद में 0 आ जाता, जहां पे भी हमारा z होता वहां π/2 लगा देते, तो π/4 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये देगा 1/2, और c की वैल्यू आ गई +1/2। अब ये +1/2 उठा के यहाँ लगा दीजिए, टोटली आपका प्रूफ आ जाएगा। समझ गए होंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आने के चांसेस तो कम है, बट अगर आ गया तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आप पहले से इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक ऐसे ही 5वां क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा अलग है उससे, यहाँ पे u+b दे रखा है। पहला क्वेश्चन भी ऐसे किया जा सकता था, बट 2 अलग अलग मेथड सीख लोगे तो ठीक रहेगा। इफ u+b ये दिया हुआ, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, इसमें हमें एनालिटिक फंक्शन ज्ञात करना है, ठीक है, वही एफ जेड ज्ञात करना, जैसे ऊपर वाले में ज्ञात किया वैसे यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा अलग अप्रोच लेके चलते हैं, यहाँ पे इस तरह के मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। तो एफ जेड क्या होता है, u+i भी होता है, क्लियर है। अब हमने इसमें दोनों तरफ i से गुणा कर दी, तो आई एफ जेड हो गया, u i² -1 हो जाता है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो एफ जेड आ जाएगा कॉमन, तो 1 + i, और इधर एफ जेड, इधर हमारा क्या हो जाएगा, देखो u - b ये रियल हो जाएगा, और इन दोनों में i हो जाएगी कॉमन, तो ये। अब इस जो u - b है इसको कैपिटल U लिख लिए, जो u+b है उसको कैपिटल B लिख लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें u+b ही दे रखा था, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट दे रखा था, नेगेटिव पार्ट दे रखा था। अब यहाँ पे आगे चल के मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों के लिए जो मिलीज मेथड होता है वो अलग होता है, और कितना अलग होता है उस चीज को अभी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि तभी आप वो फार्मूला सही से लगा पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद चाहे प्री पढ़ लेना या प्री पहले पढ़ने के बाद इसको पढ़ना, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।
क्योंकि प्री में बहुत सारे क्वेश्चन में पहले ही कवर करा चुका हूँ। ये है, देखिएगा ऐसे भी लिख सकते थे फार्मूले को, ठीक है, डेवर यू ओवर डेवर एक्स जेड कामा जीरो, ये इस तरीके से। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे, ये कब था, आल्सो यू इज नोन, यू इज नोन का मतलब रियल पार्ट गिवन है, तो इस तरह से चलता है, ठीक है। जब इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है वी इज नोन, तब फार्मूला ऐसे चलता है। इसमें क्या था, डेवर यू ओवर डेवर एक्स माइनस आई डेवर यू ओवर डेवर बाई जेड कामा जीरो, ठीक है। इसके लिए क्या है, जब बी गिवन होता है तो डेवर बी ओवर डेवर बाई, तो बाई वाला पद पहले लिखा जाता है और एक्स वाला पद बाद में लिखा जाता है। जो एक्स वाला होता है उसके साथ आई आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंपल लिखा जाता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, यू गिवन एंड वी गिवन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिंपली ये नहीं करना है कि हर बार एक्स पहले लगा देंगे, तो वही चीज आप लास्ट में आने वाली है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये जो फंक्शन था हमने खुद पता कर लिया कि रियल वाले पार्ट का है या इमेजिनरी वाले पार्ट का है। जैसे यहाँ भी देखो u माइनस बी दे रखा था, अगर हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते तो ये रियल वाले पार्ट का बनता। देखो यहाँ से अगर हम बात करते u माइनस बी, तो ये u वाला पार्ट बन जाता, कैपिटल U वाला, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, देखो जैसे कर रहे हैं वैसे भी करना, अगर कोशिश करना है तो, नहीं तो जिस मेथड से कराया वही रखना। अब देखिएगा आगे इसको, तो ये अपना u प्लस बी, मतलब ये u प्लस बी की वैल्यू तो है, बट ये रियल में क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी मतलब इमेजिनरी पार्ट टाइप का है, तो ये मिल गया अपने को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बस वही इसमें खाली और कुछ नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की तो जरूरत नहीं है, वही जो हम सीआर के वो जो मिलनीज मेथड में एफ जेड का फॉर्मूला लगाते हैं, वहां पे हमें जरूरत पड़ती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा। तो बी अपने को दे रखा है, अब देखो बी का बाई में किया है, इसको हमने वही चाहे फाइव मानो, कोई भी फंक्शन ले लो, एक ले लो एक्स कामा बाई, और दूसरा जो बी को एक्स में कर रहा है वो देखो फाइव टू। तो यही मैं बताना चाह रहा था, जो बाई में करोगे वो पहले रखना है और जो एक्स में करोगे वो बाद में रखना है, यही चीज आपको कंफ्यूजन दूर हो जाता। अब सिंपली क्या करना है, फाइव वन फंक्शन क्या है, बी का बाई के रिस्पेक्ट में, अर्थात इसका बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत आसान कहानी बन जाएगी, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, तो वन अपॉन एक्स का आप जानते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसीलिए वो माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर जो भी नीचे लिखा था उसका स्क्वायर, और साथ में कॉस बाई का दोबारा कर लिया, तो साइन टू बाई और टू बाई का करा तो टू और आ गया, और इसका तो जीरो हो गया। तो ये तो आसानी से हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसी फंक्शन का एक्स में करना है, एक्स ऊपर और नीचे दोनों में है, जब दोनों में है तो अंश बटे हर लगेगा, तो वही हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का, ये तो कर ही लेंगे, बेसिक चीजें हैं। और यहाँ पे कोई कुछ अगर एक्स्ट्रा किया जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व किया गया है और कुछ नहीं बचा है। देख लेता हूँ अगर कुछ होगा तो, ये इसकी गुणा और इसकी गुणा ये आ गई, यहाँ से जब ये करते तो ये हो जाता टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ से ये माइनस में आता, तो जब माइनस दो कॉमन कर लेते, दोनों माइनस में है, तो कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स वो बन जाता वन, तो वही माइनस टू आ गया बस, ठीक है। बाकी ये हो गया। अब ये दोनों फंक्शन अपने को पता चल गए, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, जैसे उससे कर रहे थे बड़ा हुआ था, इससे देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन अपने करीब पहुंच गए। बट उसमें क्यों बड़ा हुआ था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बड़ा दे रखा था। जैसे यहाँ पे तो ये सीधे सीधे है, अब ये सीधे सीधे है, तो अब यहाँ से जैसे दो कॉमन किया तो ये सीधे सीधे कॉस हाइपरबोलिक बन गया। वहां पे क्या हुआ, हमें बनाना पड़ा, वहां पे ये केवल एक जगह ई की पावर बाई होने की वजह से दिक्कत आ गई थी, इसलिए बनाने में टाइम लगा। बाकी क्वेश्चन बड़ा वहां भी नहीं था और यहाँ भी नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ था। तो अब हमने पहले में क्या किया, जेड की जगह एक्स की जगह जेड और बाई की जगह जीरो कर दिया, तो ये वाले फंक्शन में एक्स की जगह जेड लगा दो और बाई की जगह जीरो, ठीक है। पहले फंक्शन में जैसे ही बाई की जगह जीरो लगाओगे तो ये बन जाएगा जीरो, और ये जीरो बन जाएगा तो फाइव वन पूरा फंक्शन हो जाएगा जीरो, तो पहला फंक्शन क्या आ गया, जीरो। अब ये जो दूसरा फंक्शन आया, एक्स की जगह जेड लगाएंगे और बाई की जगह जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी कॉस टू जेड और ये बना देगा वन आपका, ठीक है। बाई की जगह जीरो लगाना है तो ये बना देगा वन, तो वन माइनस कॉस टू एक्स, और ये जब रखेंगे एक्स की जगह जेड, तो वो तो अच्छा उसमें नहीं, इसमें रखिए, वो उस कैलकुलेशन के यहाँ रखेंगे ना, नहीं तो कैलकुलेशन फिर करना, तो ये बन जाएगा कॉस टू जेड और ये बन जाएगा वन, तो सीधे टू कॉस टू जेड माइनस टू, ठीक है। और बटे में आ जाएगा कॉस, ये तो बनी बन जाएगा वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर, यहाँ से दो कॉमन करने के बाद एक पावर कट जाएगी, ठीक है, ये बचेगा कॉसिक।
अब ये आपका बहुत सिंपल हो गया। अब इस पहले वाले का तो पूरा जीरो आ गया था, सेकंड के साथ आई है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर का तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट होता है, ये आ गया। इसके बाद जो 1 प्लस आई इधर गुणा में चल रहा था वो बटे में आ गया, बस उसको सॉल्व कर दिया, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बदल के एक नया कांस्टेंट लगा दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी शायद कंडीशन भी दे रखी थी कांस्टेंट निकालने की, तो उसको दिया था नहीं दिया था, नहीं इसमें नहीं था। अगर दिया होता तो लगा लेते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था π/2 f π/2 = 0। तो ये अगर ये कभी दिया होता है बाउंड्री कंडीशन तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव दैट। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ एफ जेड यू प्लस आई बी वी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, प्रूव दैट एफ जेड इज कॉन्स्टेंट इन डी इफ मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या सो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ जेड मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट है, एफ जेड आप जानते हैं यू प्लस आई बी होता है, यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ कि एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आई बी होता है। ठीक है, तो एफ जेड जब यू प्लस आई बी होता है, जब इसका मॉडुलस लोगे तो आप समझ ही रहे होगे, तो जब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, √u² प्लस b²। ठीक है, अब ये अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट ही तो होगी ना, तो वही लिखा है, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब u² प्लस b² कांस्टेंट है ना। अब ये कांस्टेंट है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, तो क्या होता है 2u और डेवर u ओवर डेवर x, 2b डेवर b ओवर डेवर x, 2 कर दिया भाग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो सेम x में किया सेम इधर y में कर दिया। ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिखा है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है हमारे उनको बदल दिया YCR इक्वेशन से, u बाई जो होता है माइनस बी एक्स के बराबर होता है और बी वाई होता है यू एक्स के बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं YCR इक्वेशन, YCR इक्वेशंस। ठीक है, तो YCR इक्वेशन की हेल्प से ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डेवर यू ओवर डेवर एक्स, और ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये तो लिखा ही हुआ है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, जैसे आप इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले देखो जोड़ने पे ही देख लो, तो एक सेकेंड, डेवर यू ओवर डेवर एक्स आ रहा है ना, इसमें आ रहा है बी के साथ, यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, जैसे आपके पास ये दो समीकरण हैं, जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अगर आप समझ हैं, जैसे ये लिखा 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x माइनस मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी दो इक्वेशंस को कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो, जब भी कांस्टेंट में कुछ नहीं होता तो इनमें x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा, बाकी आप कैसे भी सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी इक्वेशन ऐसी है, u के साथ कुछ, ये इसको x समझ लो ux, इसको by समझ लो, ये हमारा माइनस ux uy हो जाएगा और ये हमारा bx हो जाएगा, तो कुल मिला के कॉन्स्टेंट बराबर 0 ही है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे b काटना है, तो bx तो दोनों में है। ठीक है, इसमें u है और इसमें क्या है हमारा b है, तो क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में u से गुणा कर लो, तो ये बन जाएगा u², देखो डायरेक्ट समझा रहा हूँ, u² डेवर टू u ओवर डेवर x², सॉरी ये नहीं है, u² डेवर u ओवर डेवर x। ठीक है, और इसमें भी कर लेता हूँ आपके सामने, तो b u v, ठीक है, डेवर v ओवर डेवर x, ये पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में हमें किससे करना था, b वाला यही काटना था, इसमें करना था हमें b से, तो ये बन जाता हमारा, इसको चाहो तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, b से करना था, तो v u डेवर b ओवर डेवर x। अब इसमें हम b किससे कर रहे हैं, b से, तो ये बन जाता b², बन जाता, इसको पहले लिख देता हूँ b² डेवर u ओवर डेवर x। अब इनको जब जोड़ता तो ये दोनों पद कट जाते आपस में, ये बचता,
तो इसमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये हो जाता हमारा कॉमन डेवर यू ओवर डेवर एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो है नहीं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो नहीं है तो क्या होगा, ये वाला जीरो होगा, डेवर यू ओवर डेवर एक्स इक्वल टू जीरो। तो कुछ चीजें शॉर्टकट में छिपी हुई हैं तो वो चीजें आप ऐसे लिख सकते हो, या ये तो ऑब्वियसली आपको समझ आना चाहिए इन दो इक्वेशन से कि कभी भी दो चर में इक्वेशन है कांस्टेंट नहीं है और दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर है तो दोनों चर के मान भी जीरो ही आएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, इफ अगर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, यू एंड वी, अब u एंड v, अब देखो दोनों के डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं वो दोनों कैसे आ गए जीरो। जब दोनों के पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो आ गए तो u और v क्या होंगे, कांस्टेंट ही तो होंगे ना, तभी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो आया है। u एंड v आर कांस्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली एफ जेड इज कांस्टेंट। जब ये बताओ एफ जेड की वैल्यू होती है u प्लस आई वी। जब u कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, जब दोनों कांस्टेंट है, i तो वैसे ही वो तो होता है, जैसे मान लो u कांस्टेंट इसको 2 मान लिए, b कांस्टेंट इसको 3 मान लिए, तो 2 प्लस 3i ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। तब u एंड v कांस्टेंट है देन एफ जेड इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, इफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू जीरो एट ए सिंगल पॉइंट इट इज कॉन्सिक्वेंटली जीरो। अगर हमारा u स्क्वायर b स्क्वायर जीरो हो जाता जो ये वाला है, ठीक है, जब ये जीरो हो जाता तो ये नॉट इक्वल टू, तो केवल एक सिंगल पॉइंट ऐसा आ रहा था वही लिखा गया है, एट ए सिंगल पॉइंट इट इज कॉन्सिक्वेंटली जीरो एंड सो एफ जेड इज जीरो। तो उस पॉइंट पे एफ जेड भी जीरो हो जाता क्योंकि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी जीरो होता है जब जेड जीरो होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, सॉरी एफ जेड इज जीरो। भाई अगर ये वैल्यू दोनों इनका अगर हम वो करें, जैसे ये जब ये जीरो होगा, दोनों अगर हमारे जीरो हो जाते, इनका निकालते ना मॉड, तो ये आता, जब ये जीरो हो जाता तो मॉड जीरो जब भी होता, जब ये जीरो है तो मॉड भी जीरो हो जाता, तो वही मॉड जीरो का मतलब एफ जेड जीरो हो जाता। तो वही कहानी है कि अगर यू स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो हो जाता तो उस कंडीशन में एफ जेड भी जीरो हो जाता। हेंस इन अदर केस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। केवल सिंगल पॉइंट पे ये केवल जीरो बनता, अदर सारे पॉइंट पे ये क्या बनता, कॉन्स्टेंट बनता। तो ये क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें हमें u प्लस ये वाला फंक्शन पता था, इस बार हमें u माइनस वाला पता है। ये क्वेश्चन और जो पहले क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम है। देखो इसमें भी एक ही जगह बाई है ना, और ये जो कॉस बाई है ये क्या है, e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई बाई 2। तो ये वही क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हम कराए थे ये वाला। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देखो माइनस का डिफरेंस है, इसमें cos x प्लस sin x लिखा है, इसमें बस प्लस माइनस का डिफरेंस है थोड़ा बहुत। बाकी क्वेश्चन करने का जो ये वाला तरीका बताएंगे, ठीक है, ये वाला तरीका बताएंगे और वो वाला तरीका। ठीक है, अगर ये वाला अच्छा लगे तो पहले वाले में भी यही वाला लगा लेना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया हुआ है अपने को। ठीक है, लगा लो, और ये एफ जेड, ये तो जेड जानते ही हैं ये है, उसके बाद ये आ गया टोटल, और यहाँ पे हमें वैल्यू भी निकलवा रखा है पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आई बाई 2। अब एफ जेड यू प्लस आई भी होता है, माइनस से गुणा कर ली, दोनों को ऐड कर लिया इधर भी। अब देखो u माइनस बी, और यहाँ पे अपने को फंक्शन भी u माइनस बी पता था, इसका मतलब इस बार रियल पता है। पहले x रहेगा, जो पहला फंक्शन लेंगे साई 1 या फाई 1 वो हमारा x के रिस्पेक्ट में रहेगा, और दूसरा जो साई 2 लेंगे वो बाई के रिस्पेक्ट में रहेगा। x की जगह z और बाई की जगह 0 लगाने का काम होगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया अपना। ये भी u मिल गया, समझ गए u क्यों मिल गया, क्योंकि ये वाला फंक्शन पता है, इसका मतलब ये रियल वाला पार्ट पता है हमें। अब सिंपली अपने को क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x में करना है और एक बार बाई में करना है। उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। e की पावर जो बाई है ना, उसकी जगह फार्मूला लगा लिया cos बाई प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई, ये e की पावर बाई का फार्मूला होता है। ठीक है, ये अभी जो पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स इससे पहले उसमें देख लीजिएगा, या प्री के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स में जब मैंने हाइपरबोलिक पढ़ाया वहां पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये मिल गया, बाकी इसको ऐसे लिख दिया और ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, जैसे ये देखो cos हाइपरबोलिक बाई और cos x, इसको एक साथ रखा और उसके नीचे इससे भाग की 1 अलग कर लिया, बाकी साइन हाइपरबोलिक बाई साइन x और बटे में ये अलग कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो फाई 1 करना है क्योंकि रियल पार्ट है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही लोगे, 1 का हो जाएगा 0, तो हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन वही कर दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद x की जगह 0, बाई की जगह 0 और x की जगह z लगा दिया,
आफ्टर सॉल्विंग ये आ गया, कर ही लेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कॉस स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड माइनस का वो 1 बना देता। ठीक है, -1 वो हो जाता है और सीधे कॉस जेड हो जाता है, कॉस जेड -1 और बटे एक पावर कट जाएगी, ये बचेगा और ये 1 काटेंगे साइन स्क्वायर ऊपर जाके कॉसेक में बन जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया इसकी वैल्यू 5/1। सेम इसका बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये काट के ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिलनीच मेथड होता है उस वाले फार्मूले में रख देंगे। चाहे तो ऐसे लिखिए 5/1 या चाहे तो उसको डिफरेंशिएशन मेथड से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/1 जेड कामा 0 प्लस आई, ठीक है, जेड कामा 0, ठीक है, जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अपने पास फार्मूला जो पता है वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बट जो सेकंड वाला लगाते हैं उसमें प्लस होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आया था, ये सेकंड का आंसर आया था, ये 5/1 आया था और ये 5/2 आया था, इसको 5/2 लिख दीजिएगा। चलो मैं इसका पूरा पीडीएफ दोबारा ही बना दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक ज्यादा है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में एक जैसा आ रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, माइनस भी कर लो तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा आई, तो -12 1 प्लस आई कॉमन करेंगे तो ये बचता। और ये तो सिंपल है, आपको पता है कॉसिक स्क्वायर का माइनस का कॉट होता है, 1/2 जेड के साथ है, 1/2 से डिवाइड भी कर दिया, ये कंडीशन आ गई कट कट आके। वैसे तो यहीं पे छोड़ देते, बट अपने को बाउंड्री कंडीशन भी पता है कि π/2 पे एफ जेड का मान 3 - i/2 है। तो पहले तो जहां जेड है वहां π/2 लगाएंगे और फिर जो π/2 बनेगा, ठीक है, एफ π/2 बचेगा, वहां पे 3 - i/2 लगा देंगे। इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 3/2 से 1 घटेगा तो 1/2 - i आ जाएगा, और दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना। तो ये बन गई डी की वैल्यू, और डी की जगह डी चिपका दो तो पूरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, सो दैट डेवर यू सॉरी, और यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा है, डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 डेवर वाई स्क्वायर, ये 4 लिखा है, यू नहीं है। ठीक है, डेवर स्क्वायर डेवर जेड बार। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो W इक्वल टू एफ जेड होता है और Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जेड बार एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, दोनों को जोड़ लिया, जेड बार। जब जेड और जेड बार को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, और वो 2 इधर आके इधर भेज दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ जेड बार हो गया। सेम बाई निकालेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 2i/, तो 2i/, दूसरी साइड भेज देंगे अपॉन में, आई नीचे नहीं होती इसलिए ऊपर नीचे आई से गुणा कर लेंगे, तो इसलिए आफ्टर सॉल्विंग ये बन जाएगा। समझ गए होगे। अब जो x है उसका हमने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो इसका 1 हो गया। ठीक है, ये हाफ आ गया। अब x का z बार में किया तो ये 1 दे दिया, तो ये भी हाफ आ गया। अब इसका y का z में किया तो ये 1 आ गया, तो i/2 हो गया। जेड बार का किया तो ये माइनस माइनस प्लस i/2, तो ये चारों चीजें यहाँ पे बना ली हैं। क्लियर है, तो चारों चीजें आपको दिख रही होंगी आसानी से। अब इसी का यूज करना है आगे, कैसे करना है वो चीज समझ लो। एक चेन रूल से हम लगाते हैं यहाँ पे। चेन रूल क्या है, डेवर अपॉन डेवर जेड। तो क्या लिखा है, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर एक्स अपॉन डेवर जेड, ऐसे डेवर अपॉन डेवर बाई डेवर बाई ओवर डेवर जेड। तो ये वैल्यू पीछे निकाली थी और ये वैल्यू भी पीछे निकाली थी। ये वैल्यू का मान था 1/2 और इसका मान था i/2। ठीक है, तो 1/2 हो गया कॉमन, यहाँ से डेवर ओवर डेवर एक्स बचा, यहाँ से डेवर ओवर डेवर बाई बचा। ठीक है, अच्छा माइनस में आया था बाई का जेड में माइनस में आया था i/2। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, हाफ कॉमन कर लिया, तो यहाँ से पहली वैल्यू आ गई। ऐसी जेड बार का चेन रूल लगा लिया, इसमें दोनों में प्लस आया था 1/2 i/2, तो 1/2 कॉमन आ गया, इसका ये आ गया। अब दोनों की कर लो गुणा, क्यों, क्योंकि हमें एक तरफ गुणा ही चाहिए। तो डेवर अपॉन डेवर जेड बार, तो ये हो गई। ठीक है, जब गुणा करते सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लग जाता, तो 1/4। अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर हो जाता, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको चाहो तो नंबरिंग डाल देते हैं 1 और इसको डाल दो 2, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10।
इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन, ठीक है, जेड प्रूव दैट दिस, प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। लेट द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन, ठीक है, मॉड एफ जेड स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो अभी पीछे बता भी चुका हूँ, वही है, ठीक है। अब अपने ने क्या किया है यहाँ पे, यू स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, समझ गए, टू यू, यू का डेवर यू ओवर डेवर एक्स, दोबारा इसका किया, दोबारा किया, टू तो ऐसे ही रहेगा। अब फर्स्ट का कर लिया, डेवर यू ओवर डेवर एक्स, एक पहले से तो होल स्क्वायर हो गया, अब यू को छोड़ दिया, इसका किया तो इसका डबल में पहुंच गया, ठीक है। सिमिलरली बाई में कर लेंगे, तो जहां एक्स दिख रहा है वहां पे बाई लगा दिया, ये हो गया। अब इन दोनों को लो जोड़, दोनों को जोड़ लिया, क्यों जोड़ लिया, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में करना है, समझ रहे हो, इसलिए। तो इन दोनों को जोड़ लिया यू स्क्वायर। अब इन दोनों को जब जोड़ा तो कौन कौन से पद सिंगल रहेंगे, ये वाले, फर्स्ट सेकंड दो सब में है, कॉमन कर लिया, और इन दोनों में टू यू कॉमन कर लिया, ठीक है। तो वो तो ये आ गया, क्लियर। अब ये आप एक चीज यहां से समझते हैं क्या, कि ये है हार्मोनिक फंक्शन। जब हमारा कोई रेगुलर फंक्शन होता है तो वो हमारा कैसा होता है, हार्मोनिक होता है, और हार्मोनिक होता है तो उसका एक्स में और बाई में डबल डेरिवेटिव का सम कितना होता है, जीरो, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए ये वाला टर्म तो हो गया जीरो, और यहाँ पे भी ये दो जब कॉमन कर लिया था बाहर ही, तो यहाँ पे दो नहीं आएगा, केवल यू आएगा, ठीक है, ये जीरो, ठीक है। जब ये जीरो हो गया तो ओवरऑल फाइनल वैल्यू ये आ गया अपने पास। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सिमिलरली जैसे हमने अभी एक्स में किया है, यू का एक्स बाई में किया, सिमिलरली ऐसे ही हम बी का भी कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पार्शियल बदल लीजिए सिंपली, तभी हमारा वो एफ जेड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी दोनों यू में है, तो यू एक्स रहने दो, और बी वाई को हम क्या लिखते हैं, यू वाई को माइनस बी एक्स लिख देते हैं, यू वाई को क्या करते हैं, माइनस बी एक्स लिख देते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया, क्या कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर करते तो ये प्लस में आ जाता, तो ये कहानी हो जाती, ये एफ जेड होता है डेवर यू ओवर डेवर एक्स प्लस आई डेवर बी ओवर डेवर एक्स, ठीक है। तो ये आता, अब जैसे इसके मॉडुलस का स्क्वायर करते तो ये बन जाता डेवर यू ओवर डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर वी ओवर डेवर एक्स का होल स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बन जाता मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, इधर ये आ रहा है। सिमिलरली जो यहाँ किया है, अब ऐसा ही बी में कर लेते तो ये बन जाता, यहाँ पे भी यार गलती, इतनी गलती कैसे लिखती, यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका इतने 14 क्वेश्चनों का पीडीएफ उसी में दोबारा भेजूंगा, वो फिर से भेज दूंगा मैं, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को जब कॉमन करोगे तो अंदर वाली चीज तो सेम है, पहले में यू स्क्वायर आता है, इसमें बी स्क्वायर आता है, और ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाता, 4। अब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम डायरेक्टली जानते हैं, ये मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर है, अब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड प्रूव दैट, आर ऑफ एफ जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही हैं, जैसे ऊपर वाला किया बिल्कुल वैसा ही चलना है, देखो। अब हमें इसमें ऊपर वाले का आधा पार्ट प्रूफ करना है, जैसे यहां से देखो ये लिखा है, यही क्वेश्चन प्रूफ करना है। अब यू क्या है, यू है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, है ना, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है और उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ अगर रियल पार्ट लेते, जैसे ये देखो ध्यान से, ये है ना, तो इसके आगे रियल लगा देते, सिर्फ यू स्क्वायर आ जाता, तो जो आधा किया वही उसका प्रूफ है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो आधा क्वेश्चन किया वो इसी का जो यहाँ तक किए यही इसका प्रूफ है, तो ये रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर बन जाता। तो जो भी पीछे किए थे वही यू प्लस आई वी एफ जेड एक्स प्लस आई वाई, और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होता है, यू, ठीक है। अब यू का यू स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस 2u डेवर यू ओवर डेवर, बिल्कुल पुरानी वाली क्वेश्चन इक्वेशन चलना है, ये कर दिया। सिमिलरली बाई में कर दिया, दोनों को जोड़ दिया जो पीछे था अभी, ठीक है। ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन से जीरो हो गया, सेम पुराना क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। इसको यू बाई को पार्शियल डिफरेंशिएशन जो सीआर इक्वेशंस होती हैं उनकी हेल्प से हमने यू बाई को बी एक्स में कन्वर्ट कर लिया, ये तो अभी बताए थे एफ जेड, और यू का जो मॉड का स्क्वायर होता, जैसे यू स्क्वायर लिखें या मॉड यू स्क्वायर लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर, तो यही हमारा प्रूफ करना था। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी का आधा पार्ट नीचे दे रखा था। एक और क्वेश्चन है भाई,
ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है, इसको आप पढ़िए एक बार। इफ यू एंड वी आर बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस एंड द फैमिलीज ऑफ द कर्व यू कांस्टेंट वी कांस्टेंट आर मैचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऐसे ही पूछा जा सकता है। या जो यू कांस्टेंट बी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी होती है, जैसे इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है, वी एन एनालिटिक फंक्शन जेड बता रखा है। ये तो चीजें ऑब्वियसली होती हैं, लिखी हो या ना लिखी हो, ठीक है। प्रूव दैट द फैमिलीज ऑफ द कर्व u इक्वल टू सी वन, मतलब वो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, b इक्वल टू सी टू, मतलब b इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर ऑर्थोगोनल, मैचुअली ऑर्थोगोनल या आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर वेयर सी1 सी2 आर पैरामीटर्स। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस थोड़ा भाषा का चेंज है, तो अलग मत समझिएगा इसको। क्वेश्चन बहुत आसान है। इट इज गिवन दैट, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी is an analytic function, therefore we have ux equal to by और uy equal to vx, this are the CR equations, ठीक है। अब u हमारा कांस्टेंट है, v हमारा कांस्टेंट है, u मतलब फंक्शन एक्स वाई का होता है, b भी फंक्शन एक्स वाई का होता है, वो बताया गया, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द कर्व्स 2 and 3। भाई जब ऑर्थोगोनल है तो हमें स्लोप दिखाना पड़ेगा, और स्लोप आप जानते हैं कि dy ओवर dx होता है, इसका मतलब बाई, ठीक है, का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या करेंगे, u का x में बटे u का y में, ठीक है। तो u का x में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका मतलब u का y में। ये हमारा पहला स्लोप है कितना, m1, ठीक है। अब दूसरा dy ओवर dx, दूसरे वाले इक्वेशन 3 से अगर हम जाएं, इक्वेशन 3 से, तो डेवर b मतलब b का x में बटे b का y में, इसको m2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, लिख लेंगे। फिर दोनों स्लोप्स की गुणा कर लेंगे, अगर ये -1 आ गया तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना लिखा है, डेवर u ओवर डेवर x, डेवर u ओवर डेवर y, ठीक है। अब इनको ऐसे तो अभी नहीं लग रहा होगा कि कटेगा, करना क्या है, इनको बदलो u को। अभी ये क्या है, u का x में ही तो है, तो ये है ux, तो ux किसके बराबर होता है, by के, तो ये इससे कट जाएगा। और by किसके बराबर होता है, uy किसके बराबर होता है, bx के। एक लाइन और बढ़ा लेना, पार्शियल जो CR इक्वेशंस होती हैं पहले उनको चेंज कर लेना, तो ये कट रहा है इससे, क्योंकि u यहाँ से देखिएगा आप सिंपली ux बराबर by, तो ये है ux और ये है by, आपस में कट गया, ये माइनस ऐसे ही बच गया। दूसरा uy इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो ये सीधे सीधे माइनस सहित कट गया, तो ये सिर्फ -1 बचा, तो वही लिखा है सिस्टम u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है तेरा। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को हार्मोनिक फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं और उनका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, पिछली जो हमने प्री का लेक्चर करा 3 मेथडों से बताया था कि किसी फंक्शन का हार्मोनिक कैसे प्रूफ करना है और साथ में उसका कंजुगेट कैसे निकालना है। इस पे 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि कंजुगेट और हार्मोनिक निकालना, ठीक है, हार्मोनिक प्रूफ करना, कंजुगेट फाइंड आउट करना। अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक मेथड यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगला जो 3 मेथड के अलावा चौथा मेथड है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने मिलनीज मेथड से बताया है। बाकी हमने 3 मेथड आपको प्री में बताए हैं और 100% क्वेश्चन आना ही आना है, इसको स्किप मत करिएगा। तो पहला फंक्शन ये है, दूसरा ये है, इसको कर लेते हैं। बहुत ही आसान वे में है, क्योंकि पहले हमें हार्मोनिक करना है, तो x का जो u है, u का डबल डेरिवेटिव x में, u का डबल डेरिवेटिव y में, जोड़ के अगर 0 आ जाता है इसका मतलब वो लैप्लासियन इक्वेशन और हमारा हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास फंक्शन था लॉग में था, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं, log x का होता है 1/x, तो ये आ जाता 1/। फिर जो 1/, हुआ उसका दोबारा करते तो x स्क्वायर का 2x बाई 0 हो जाता, क्योंकि हम x में कर रहे हैं। फिर 2 से 2 कट गया, x/this आ गया। अब अगर हमें दोबारा करना है इसका, तो अंश बटे हर से करते हुए हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन करने के बाद ये आ गया। इतना तो सिंपल चीज है, कोई भी कर लेगा। फिर उसी का बाई के रिस्पेक्ट में किया, दोबारा किया। अब इन दोनों को जोड़ोगे, देखो बाई माइनस का बाई प्लस का कट के 0, एक्स माइनस का एक्स प्लस का कट के 0, हर सेम है। जब नोमेरेटर 0 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो वही लिखा, ऑल द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y आल्सो। इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हेंस u सेटिस्फाई लैप्लासियन इक्वेशन, u इज ए हार्मोनिक कंजुगेट। अब इसका ये तो क्लियर हो गया,
ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा इसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, ये वाला तरीका हमने प्री में नहीं बताया था, यहाँ बता देते हैं। इस तरीके से भी बहुत आसानी से निकल जाता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी 3 मेथड हम प्री में बता चुके, चौथा मेथड यहाँ बताया है, आपको जो सही लगे चारों में वो कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी वो भी 3 अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक बार, जिससे कि आपको चारों मेथड एक साथ क्लियर हो जाए। बी का चेन रूल से हम ये डिफरेंशिएशन खोला, डेवर बी ओवर डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर बी ओवर डेवर वाई इंटू डी वाई। यहाँ पे पार्शियल सीआर इक्वेशन से यू एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई होता है, सॉरी यू बी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई से कन्वर्ट कर लिया, और इसको भी कन्वर्ट। क्यों कन्वर्ट किया ऐसा, क्योंकि हमें जो पहले फंक्शन भी पता था ना, वो यू पता था। कौन सा फंक्शन पता था, यू, यू का मतलब रियल पार्ट पता था। और हमारा जो यहाँ पे फार्मूला चल रहा है वो बी में चल रहा है, हम क्योंकि हमें बी फाइंड आउट करना है, तो वही चीज आपको ध्यान रखना है। बी फाइंड आउट करे तो बी आपके पास नहीं है, तो आपको सीआर इक्वेशन से जो भी गिवन है उसमें कन्वर्ट कर लेना है, तो कन्वर्ट कर लिया। अब u का बाई में हम पहले कर चुके हैं, u का x में वो भी कर चुके हैं। देखो u का बाई में ये आया था और u का x में ये आया था, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने पे क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नीचे निकाल लिया, ये बन गया माइनस बाई डी एक्स एक्स डी वाई। तो एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स, ये आपको डायरेक्ट मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में बता चुका हूँ कि ये टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन जैसी इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन हट जाएगा, बी लग जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस सी। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लास्ट में करनी होती है, बाकी जो मेथड है उनमें शुरुआत में थोड़ी मेहनत होती है, लास्ट में कुछ नहीं होता सोचने वाला। इसमें क्या होता है, लास्ट में थोड़ा सोचने वाला मेथड आ जाता है, तो वो चीज है, बाकी और कुछ खास नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट भी बता देते हैं। ये u cos x cos हाइपरबोलिक y, पहले u का x में, फिर u का डबल डेरिवेटिव x में, u का y में, u का डबल डेरिवेटिव, ये तो आप जानते हैं cos x का माइनस sin x होता है, y तो ऐसे ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर sin x का दोबारा करेंगे cos x हो जाएगा। अब हमें करना y में, तो cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक y, और sin हाइपरबोलिक का दोबारा करेंगे तो cos हाइपरबोलिक, क्योंकि cos हाइपरबोलिक में नेगेटिव नहीं लगता है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, जरा ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस कट के कितना आ जाएगा, 0। तो बस हार्मोनिक फंक्शन तो हो गया, वही लिख दिया सिंपल। ऑल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सेटिस्फाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये 0 हो गया, u सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, u हार्मोनिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे पीछे मैंने क्या लिखा था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिख दिया था, सॉरी हार्मोनिक फंक्शन लिखना था, यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन होगा ना, हार्मोनिक फंक्शन आ गया ये। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको b निकालना है, तो b के लिए वही चेन रूल लगा दिया, b को पहले सीआर इक्वेशन से कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद ये आ गया। अब ये जो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन है वो साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y का है, पहले को छोड़ा साइन का, देखो कॉस हो गया, फिर इसको छोड़ा साइन एक्स हो, कॉस साइन का कॉस हाइपरबोलिक y हो गया, तो एक एक के साथ लगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन था। जैसे इंटीग्रेशन किया तो डिफरेंशिएशन हट गया, आंसर आ गया। चाहो तो एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते हो ऐसे करके, माइनस डी, ऐसे dv बराबर साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y। अब इसका जैसे ही इंटीग्रेशन किया d से d हट गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी अभी मैं प्री में जो कराए थे वो क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता दूंगा। ये लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन mod z स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट ओरिजिन। कि जो mod z स्क्वायर होता है वो क्या है कि ओरिजिन पे ही सिर्फ डिफरेंशिएबल होता है, बाकी कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो वही लिखा है, लेट एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ये चीजें हमने सिर्फ यही बता दी हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई। तो मॉड जेड स्क्वायर जो होता है जेड जेड बार होता है, इसको बदलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऐसे भी सिंपली बोल सकते हैं, या इसका सिंपली मॉड ले लेते तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करते तो भी यही आ जाता, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये कैसे आया वो समझाया है सिर्फ। अब ये जो दिया हुआ मॉड जेड स्क्वायर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एवरी पॉइंट बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। तो ये बता रहा है कि ये वैल्यू यही है कि कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। ठीक है, इसलिए मॉड जेड स्क्वायर, आपको पता जितने मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, बट दिक्कत आती है सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी में।
ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस तो है ही, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया, कोई एक अभी जैसे कोई एक पॉइंट तो है नहीं, तो जनरल पॉइंट पे लेके कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए ले लिया है। ठीक है, तो एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए। अब इसकी वैल्यू एफ जेड मॉड जेड स्क्वायर था, तो जेड की जगह ए प्लस डेल्टा जेड बन गया, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एफ जेड था, मॉड जेड स्क्वायर एफ ए हो जाएगा, तो मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो मॉड जेड स्क्वायर होता उसको क्या करते, जेड जेड बार लिखते, तो ऐसे ही इसको ए प्लस डेल्टा जेड और इसके ऊपर बार अलग अलग कर दिया, और इधर मॉड ए स्क्वायर ए बार वही आ गया। अब इनकी गुणा करेंगे तो 4 पद निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये इससे कट गया, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, जिससे ये डेल्टा जेड वाला कट जाएगा। किसके नीचे से कटेगा वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके बटे में लिख दिया, बाकी देखो डेल्टा जेड इसमें भी है तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया, इसमें भी डेल्टा जेड है, ये भी कट जाएगा, तो इसके नीचे का भी कटेगा, इसके नीचे का भी कटेगा, और ये बच जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक लाइन आ गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि डेल्टा जेड बार टेंस टू जीरो कब होगा, जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा। तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, इसलिए डेल्टा जेड बार भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे लिमिट सीधे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ नहीं लगा सकते, नहीं तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अब ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे आ चुका है इतना। ठीक है, इसलिए क्या बोला, चूंकि एट ए इक्वल टू जीरो वी हैव ए बार इक्वल टू जीरो। जब ए जीरो होगा तो उसका कंजुगेट भी जीरो होगा, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तब तो ये इसलिए मतलब देयरफॉर, जैसे अगर ए जीरो अगर हम ले लें, ए जीरो का मतलब जैसे हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट अभी ए पे निकाल लेते हैं, अब ए की जगह ही अगर हम जीरो ले लें, तब कंडीशन अगर ए जीरो है तो ए बार भी जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसलिए एफ डैश जीरो भी क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब इस पे जीरो आ चुका है, तो वहां पे कंटिन्यूअस की कंडीशन हो जाएगी। अगेन अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सिंपली बोला कि जेड इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है, अदर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। माना हमने कि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, लेट कर लिया कि डेल्टा जेड क्या है, आर, तो पीछे बताए थे कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, बार निकालेंगे तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें बनाना है क्या, ये कंडीशन बनाना है ना। तो इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर जाएगा तो एंगल आपको पता है माइनस था, इसलिए जुड़ गया, अगर प्लस होता तो घट जाता। ठीक है, तो ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू जब आप अलग अलग लगाते रहेंगे तो अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। वही लिखा, विच डज नॉट टेंस टू ए यूनिक लिमिट एज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो सिंस दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड। मतलब इसका आर्गुमेंट अभी फाइव आ रहा है, तो अगर ये फाइव बदलेगा मतलब उसका आर्गुमेंट बदलेगा, जैसे जैसे आर्गुमेंट बदलेगा वैसे वैसे वैल्यू बदल जाएगी। तो वही लिखा है, अपॉन argument of delta z, thus fz is not differentiable for any non-zero value of z। ठीक है, it is continuous everywhere and differentiable only at origin। ठीक है, except origin, only at origin। ठीक है, वो except origin नहीं, बाकी किसी पॉइंट पे नहीं हो रहा। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस थे, इसके तो मैंने सारे कवर करा दिए हैं आपको। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं दोबारा भी अपलोड करूंगा, प्रिंट मत कराइएगा अभी। हाँ, जो मैंने प्री में क्वेश्चंस कराए थे उसके बारे में एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ फिर से, जिससे कि आपको याद आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। कभी कभी ऐसा होगा आपको बी बराबर दे रखा होगा, कभी ऐसा होगा यू बराबर दे रखा होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, यू वाले भी और बी वाले भी। तो देखो एक बार फिर बता देता हूँ। तो यू अपने पास ये फंक्शन है, तो सबसे पहले तो इसको अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये बताना आर हार्मोनिक आर नॉट। इफ है तो उसका कंजुगेट निकालिए। अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तभी उसका कंजुगेट निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसका हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो u का x में ऐसे लिख दो या डेवर u ओवर डेवर x लिख दो, एक ही चीज है। फिर डबल डेरिवेटिव, फिर u का बाई में किया, फिर बाई में डबल किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, बराबर क्या आ गया, जीरो। तो ये क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ u का, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में है, वो शॉर्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये जीरो आ गया, क्योंकि -6x + 6x बराबर जीरो हो गया, हार्मोनिक हो गया। अच्छा, अब इसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है, फॉर कंजुगेट हार्मोनिक बाय CR इक्वेशंस। तो आपको पता है कि Vx
ये होगा क्यों? क्योंकि यू, एक सेकेंड, अच्छा अच्छा, यहाँ से ये डायरेक्ट बदल दिया, जैसे यू वाई जो होता है वो माइनस बी एक्स के बराबर होता है। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, वो डायरेक्ट लिख दिया गया, तभी मैं सोचो क्या होगा। ये देखो, आपको पता है ना, जो वी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस यू वाई के। तो यू वाई आया था 3 y² माइनस 3x², वही यहाँ लिखा है। और यू वाई जो होता है वो होता है बी एक्स के बराबर, यू एक्स इक्वल टू बी वाई होता है, वही सी आर इक्वेशन से। तो ये माइनस का 6, तो ये लिख दिया गया है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, यू एक्स इक्वल टू बी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स। तो वो चीज यहाँ पे, ये सी आर इक्वेशन, तो यहाँ से ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब अच्छा बी बराबर आपके पास ये है, अब जैसे ये है क्या, बी डेवर बी ओवर डेवर एक्स है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो तो यहाँ से बी मिल जाएगा। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे एक्स लग जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब बटे में 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा ये। जैसे ही आप एक्स में करेंगे तो फंक्शन आप किसका लगाएंगे? बाई का लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जी बाई, जी इज ए फंक्शन ऑफ बाई। अब क्या करेंगे, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू हमने टू में क्यों रखी? पहले से हमने बी निकाला और ये वाली बी की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, ठीक है, और उसका बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या किया गया है कि यहाँ से x वाले की हेल्प से b निकाला और फिर वो v की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, उसका बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है इसका बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो 3 दूनी 6x बाई बन जाएगा, ये आ चुका है। ये बाई में कर रहे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और जी बाई का जी डैश बाई हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस 6x बाई। तो माइनस 6x बाई से 6x बाई कैंसिल, ये बराबर जीरो हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जी वाई इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के जी वाई की वैल्यू यहाँ लगा दो, आपको बी मिल गया। यही आपका क्या है? हार्मोनिक कंजुगेट है, किसका? यू का, बी, ठीक है। अगर ये है नहीं है तो इसका भी आप चाहे तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बी एक्स, ये बी तो मिल गया, तो बी का एक्स में, बी का बाई में, फिर बी का डबल एक्स में, बी का डबल बाई में, जोड़ के आ गया जीरो। ये चेक करने का तरीका भी हो गया, तो समझ गए। तो ये मेथड काफी अच्छा रहता है आपको निकालने के लिए। एक बार एक क्वेश्चन और बता देते हैं, देखो, जिससे कि आपको समझ आ जाए दूसरे क्वेश्चन को। जैसे ये लिखा हुआ है, ये यू का एक्स में किया, यू का डबल डेरिवेटिव एक्स में, यू का बाई में, यू का डबल डेरिवेटिव, दोनों को जोड़ा, 6x माइनस 6 कट के हो गया जीरो। यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अब अपने को इसका कंजुगेट निकालना है, तो अभी हम क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन से उनको चेंज कर लेंगे। तो जो हमारा, ठीक है, बी यू वाई बी एक्स आया था वो माइनस यू वाई के बराबर कर दिया, और जो हमारा यू एक्स आया था वो बी वाई के बराबर कर दिया। वहां से समझ गए होगे, सीआर इक्वेशन से ये बना लिया, ठीक है। तो जो हमारे ये पीछे निकल के आए थे उन्हीं से हमने यू को, जो जो यू थे उनको बी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जिससे भी आपका आसानी से निकल जाए, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एक्स वाले का ही करना है या हर बार बाई वाले का करना है, ऐसा नहीं है। जो आप आसानी से कर सको, जिसका इंटीग्रेशन वो लेना है। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो बी बचा, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर हो जाता, बटे में 2 आता, 6 से कट जाता, 2 से 6 तो 3 आ जाता, और x में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ बाई। अब ये b की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ से इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई, पार्शियल। तो बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², ठीक है। और तो कुछ है नहीं, g का जी डैश बाई, और बराबर में ये चल रहा है 3x² माइनस 3y² प्लस 3x² से 3x² कट गया, बाई में आ गया, और ये आ चुका है आपका। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बटे में 3, 3 से 3 कट जाता, 3 बाई प्लस का कांस्टेंट अब सी आ जाता। इस सी की वैल्यू आप निकाल भी सकते थे, नहीं नहीं यही वाली बस वैल्यू उठा के रख दो। अब कोई बाउंड्री कंडीशन होती तब तो निकालते ना, बस यहाँ पे लगा देंगे। तो समझ गए होंगे कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया था आपको। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा, ये तो सब वैसे ही करा रखे हैं,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा बहुत। ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्री में कराया था। यू एक्स ई की पावर एक्स वाई जे हार्मोनिक डिटरमाइन द हार्मोनिक कंजुगेट। तो पहले यू का डबल डेरिवेटिव एक्स में, यू का डबल डेरिवेटिव वाई में, दोनों को जोड़ा 0 हो गया, ठीक है। अब यू एक्स चाहे तो ऐसे लिखा करोगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी कि जो बी बाई की वैल्यू आई है वो यू एक्स के बराबर होती है, पता है, तो वहां से मिल जाएगा। तो ये चीज ज्यादा है, ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी सोचने में दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें भी बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बी का एक्स में किसके बराबर होगा, यू का माइनस वाई के बराबर होगा, जो बी का वाई में करे थे, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिसका आसानी से कर सकते हैं, एक्स वाले का ही कर लिया, इस यहाँ वाई वाले का कर लिया, देखो किसी का कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब की वाई वाले का करके दिखा दिया इंटीग्रेशन। तो e की पावर x cos बाई, ध्यान रखना है जिसमें कर रहे हो उसके अपोजिट कांस्टेंट लगेगा। अगर x में कर रहे हो तो बाई कांस्टेंट लगेगा और बाई में कर रहे हो तो x कांस्टेंट लगेगा। अब ये वैल्यू आ गई है b की, ये b की वैल्यू उठा के कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अब की हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसका x में करेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा x, और साइन बाई ऐसे ही रहेगा, और ये जी डैश एक्स हो जाएगा, बराबर में ये आ जाएगा। तो ये कट गया, सिर्फ जी डैश एक्स बराबर 0, अर्थात जी एक्स बराबर सी। तो यहाँ पे जो जी एक्स आया था वहां पे सिर्फ सी लग जाएगा और ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सारी चीजें हम प्रूफ करा ही चुके हैं, और कुछ अगर नया दिखता है तो करा देते हैं। कभी कभी आपसे फंक्शन निकलवाता है, वो तो अभी अभी वाले क्वेश्चन में बता ही थे, फिलहाल फिर भी एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये देखो, जैसे लिखा ना, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, रियल पार्ट दे रखा है, जैसे u दे रखा है तो रियल पार्ट कैसे निकालना, ये u दे रखा है तो u का x में, u का y में, ठीक है, आपको पता है बहुत आसानी से। अभी क्या करना, जब रियल पार्ट दे रखा होता है तो ये वाला हमारा फार्मूला है मिलनीज मेथड का, तो u का x में जो किया है वहीं पे x की जगह z, y की जगह 0, ठीक है, x की जगह z, y की जगह 0। तो इस वाले फंक्शन में x की जगह z, y की जगह 0 लगाना है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 आ गया, ठीक है। इसका पूरे का ये माइनस आई ऐसे ही लिख दिया, u का y में ये था, x की जगह z लगाया, y की जगह 0, तो ये आ गया 2z, ठीक है। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 2z स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाता, सिंपल फंक्शन निकल के आ जाता। तो ऐसे फंक्शन भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब ये मेथड 2 बताया था, मेथड 3 बताया था, बहुत सारे हैं, सिंपल मेथड यही वाला है, पहले वाला यही मिलनीज मेथड लगाइए, सबसे ज्यादा आसान रहेगा यही वाला मेथड। बहुत ज्यादा मेथडों का यूज मत करिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मिलन मेथड लगाइए, ठीक है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन दिया था, दोबारा बता देता हूँ, डिटरमाइन बी विद एन एनालिटिक फंक्शन। तो इन्होंने पूछा है बी भी बताइए और इसका एनालिटिक, अच्छा डिटरमाइन बी, ठीक है, सो दैट, ठीक है। अभी दोनों निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है समझिएगा। अब देखो u आपके पास पता है, रियल पार्ट पता है, इसका यू एक्स कर लिया, यू वाई कर लिया, ठीक है, ये आ चुका है। अब यू एक्स आपको पता है, जो यू एक्स है उसमें x की जगह z और y की जगह 0 लगा दो, ये बचा। ये ऐसे लिखा करोगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा, सफिक्स में, ये और अच्छा है मेन, ठीक है। तो इसी फंक्शन में तो क्या बन जाएगा, 3z-1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, ठीक है। इसमें भी करेंगे, x की जगह z लगाएंगे तो 6x, और y की जगह 0 लगाना, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि दोनों में y था, तो ये 0 हो गया, बस ये बचा, इसको सॉल्व करिए, ये बन गया fz, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, fz बन गया, ठीक है। दूसरे मेथड से निकाला, कोई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक ही मेथड यूज करिए, पहला वाला। मैंने 3 मेथड से करवाए हैं, बट आपको 3 मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसी से बी कैसे निकालते, जैसे एफ जेड निकल जाए और यू आपको पहले से पता हो, एफ जेड आपका क्या आया था, ये आया था ना, ठीक है। और आपका मान लो अगर बी निकल जाए, ठीक है, तो एफ जेड आपका ये आया है, ये सी लिखा, 6 नहीं लिखा है, तो इसका होल क्यूब कर लो, मतलब जो भी दिया है उसको सॉल्व कर लो, और जितना हमारा एक्स वाला दे रखा था वो छोड़ दो। एक्स के अंदर जितना भी पार्ट दे रखा था, देखो एक्स के अंदर क्या दे रखा था, एक्स के अंदर दे रखा था x-1 का होल क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जितना बचेगा वो भी बचेगा। तो पहले क्या करा, उसको आसानी से पूरा सॉल्व कर लिया, ये तो बन गया x-1 का होल क्यूब
ये पूरा था हमारा x वाला पार्ट, और जो भी i के साथ बचा वो हमारा b वाला पार्ट हो गया, कंपेयर कर लिया। तो ऐसे भी अगर हमारे पास u दे रखा है, u से पहले fz निकाल लें, फिर fz को ओपन करें, ठीक है, जितना u में आ रहा था वो हटा दें, b बचा हुआ लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर b दे रखा है तो उसकी हेल्प से भी हम मिल्लीज मेथड से पहले fz निकाल लें, फिर b हटा दें, जो बचेगा वो u आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी इस तरह के कराई हैं, बाकी मैंने प्री में कराई रखा था, और मिलन मैथ उससे भी हमने बी का पार्ट निकालना सिखा दिया था, ठीक है। तो प्री में तो सारी क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन और बता देते हैं, देखो मिलन मेथड से भी करवाया था ये वाला, और ये अभी भी बताए थे, ये भी बताए थे, ये बताए थे। तो u का x में, u का y में निकाला, फार्मूले में लगाया, ये आ गया, मान लो तुम्हारा fz आ गया, ठीक है। क्या आ गया? fz आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखोगे इसमें, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, जैसे आपको रियल दे रखा है तो कांस्टेंट जब लगाओ ना तो IC लगाना, और अगर इमेजिनरी दे रखा है तो कांस्टेंट सिर्फ C लगाना, ठीक है। तो अब अपना रियल पार्ट में u क्या दे रखा है, e की पावर x साइन बाई है। तो आफ्टर सॉल्विंग जब इसको सॉल्व कर रहे होगे, जैसे e की पावर z आ गया, इसको अलग अलग खोल लिया, फिर इसका फार्मूला खोल दिया, तो e की पावर जो x y है ना, और ये तो पहले सबकी गुणा कर दो अंदर, तो ये बचा, ये अपने आप u और b दोनों दिखेंगे, तो u वाला पार्ट छूट जाएगा, और जो b वाला पार्ट होगा वो आपका आ जाएगा। चाहे तो तुलना करके कर लो, तो u ये और ये u आपका मैच करेगा क्वेश्चन से। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो समझो गलत हो रहा है, और जो b आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये आप i नहीं लगाते तो ये u के साथ चला जाता, और u सिर्फ आपका e की पावर x साइन y था, तो वहां पे आपको थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होता, इसलिए कांस्टेंट के साथ i लगाएंगे, इसलिए वो सब b के साथ चला जाएगा। समझ गए? अब जैसे मान लो अगर नेगेटिव पार्ट दे रखा है, एक नेगेटिव पार्ट का भी बताता हूँ, ये से ये है, तो अब b का x में, b का y में कर लिया। अब इसमें हमने पहले ही बताया था, y वाला पहले रखते हैं, x वाला बाद में रखते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे इसका करोगे, b का y में ये है, और y की जगह 0 लगाओ तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो फर्स्ट वाला पार्ट आ गया 0, i b का x में यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये साइन z बन जाएगा। इसका करा इंटीग्रेशन, वही माइनस होता है, माइनस यहाँ लगा तो प्लस कॉस जेड हो गया। अब ये आ गया आपके पास, अब जेड की जगह x प्लस आई वाई, इसका फॉर्मूला खोल दिया, तो कॉस एक्स कॉस आई वाई होता, जो कि हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता। फिर अच्छा दो काम एक साथ कर दिए, गुणा भी करती है, तो फिर होता है इधर साइन एक्स साइन वाई, वो भी माइनस के साथ होता, नहीं प्लस, हाँ प्लस है ना, तो माइनस के साथ आता, और जब इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते तो आई बाहर आ जाती, ठीक है। फिर आई से जब अंदर गुणा कर देते तो जो माइनस आई स्क्वायर होता वो प्लस बना देता, तो वो सीधे सॉल्विंग कर दी है। अब इसकी कंपेयर कर लेंगे u प्लस आई बी से, तो u वाला पार्ट हमारा ये वाला दिखेगा, और b वाला पार्ट हमारा ये वाला दिखेगा। तो देखो कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई b के साथ दिख रहा है, और जो बचा है वो u वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। u वाला पार्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ये साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ये तो b है, और b तो हम पहले से ही निकाल चुके थे, और ये हमारा u और साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। तो दोनों चीजें हैं, आपको u गिवन हो या b गिवन हो, ठीक है, तो कैसे उसका कंजुगेट निकालते हैं, तो ये यहाँ पे निकालना है, सिखाया है मिलीज मेथड से कंजुगेट। अगर हार्मोनिक प्रूफ करना है तो डबल डेरिवेटिव को जीरो प्रूफ कर देंगे। अच्छा मैंने सीआर इक्वेशंस भी आपको इधर बताया था, प्रूफ करा दी थी प्री में सीआर इक्वेशन, तो सीआर इक्वेशन का प्रूफ भी करके जाइएगा। सीआर इक्वेशंस का एक बार देखो, मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ सीआर इक्वेशंस का प्रूफ, ठीक है। बाकी जितने प्रूफ कराए हैं वो सारे पढ़ के जाइएगा आप लोग। एक बार सीआर का प्रूफ और करा देते हैं। अभी लिखा है द थ्योरम, ठीक है, इफ ए फंक्शन एफ जेड यू प्लस, ये पूरा हमारे पास दे रखा है, या तो सिंपली आएगा सीआर इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशन होती है किसी फंक्शन के एनालिटिक की। अगर हमें कोई फंक्शन एनालिटिक प्रूफ करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि हमें सीआर इक्वेशन प्रूफ करना पड़ेगा, तो वही है उसकी। और ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, तो पहला आ सकता है सीआर इक्वेशन प्रूफ करो, दूसरा ये नेसेसरी कंडीशन ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक, तब भी यही करना। तीसरा थ्योरम ये आ सकती है, इफ ए फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी, वो तो ठीक है, इज ए डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड एक्स, जेड जानती है क्या होता है, देन द पार्शियल डेरिवेटिव, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये पार्शियल डेरिवेटिव आप जानती हैं सीआर इक्वेशन के, वो सब सेटिस्फाई करने चाहिए। अब समझिएगा इसको, एफ जेड क्या है, ये यू प्लस आई भी होता है और यू फंक्शन होता है एक्स वाई, इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट,
जेड, देयरफॉर। तो ये फार्मूला अभी हमने ए के लिए लगाए थे, अब जेड के लिए लगाना है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो 14वां क्वेश्चन कराया था वहां ए लिखा था, यहाँ जेड लिखा, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, पॉइंट जेड लिया है, ये आ गया डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ठीक है। एंड इज यूनिक वेयर, अगर यूनिक आएगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, और डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई डेल्टा वाई, देयरफॉर टेकिंग डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 लिया, मतलब टेकिंग डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अर्थात रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब होता है कि बाई जीरो, बाई जीरो का मतलब यहाँ पे डेल्टा जेड है तो डेल्टा बाई इक्वल टू 0। तो इसी फंक्शन में जैसे जेड के अंदर आएगा ना, पूरा जेड के अंदर आएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई वाला पार्ट यहाँ से 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचा जेड प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ जेड बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। नीचे भी हमारा इसमें जहां जहां पे डेल्टा वाई आता है वो 0 कर दिया। अब इसमें सिंपल सी कहानी लगा दो कि उसको x में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे लिखा है x, तो ये क्या बन जाता है x प्लस डेल्टा एक्स बन जाता, उसको खोलना है, ठीक है। ऐसे ही अगर b में जाते तो x प्लस डेल्टा एक्स कामा बाई बन जाता, क्योंकि बाई वाले में तो कुछ है ही नहीं, जो भी जुड़ रहा है वो डेल्टा एक्स ही जुड़ रहा है ना सिर्फ, तो ये u और b में ओपन कर दिया। और जो इधर वाला फंक्शन है केवल एफ जेड, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, सिंपली x और बाई रहेगा, सिंपली x और बाई, तो u x कामा बाई प्लस आई बी एक्स कामा बाई रहने वाला है। तो ये कैसे खुला वो लाइन समझा दी आपको, समझ गया। अब यहाँ से अलग अलग कर लो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो जहां जहां से दिखे। तो ये वाला पार्ट दिख रहा है और इधर से ये दिख रहा है, इसको अलग किया, ऐसे इमेजिनरी बी वाला अलग कर लिया। इसको हमने शॉर्ट में, ये जो हमारा फार्मूला है ये एफ डैश जेड का है, ठीक है, और ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, एक्स, यू का एक्स में, ठीक है। तो यू एक्स लिखा हुआ सफिक्स में, या डेवर यू ओवर डेवर एक्स लिख सकते हो। ये पार्शियल डेरिवेटिव है बी का, लिख लिया। एक बार दूसरी डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो जहां जहां पे इस बार डेल्टा एक्स दिखेगा, अब डेल्टा जेड था तो उसके अंदर डेल्टा एक्स 0 किया, आई डेल्टा वाई बच गया। अब इसको फिर ओपन कर देंगे, इस बार एक्स बाई के साथ बाई डेल्टा वाई रहेगा, जहां भी बाई है वहां पे बाई डेल्टा वाई रहेगा, बाकी सिंपल रहेगा, ठीक है। इसको भी अलग अलग कर लो, तो अब जब इसको अलग अलग किए तो ये 1 आई अलग कर दो, ये डेवर यू ओवर डेवर बाई के रिस्पेक्ट में है, और ये वाला जो है हमारा आई से आई कट ही गया है, तो ये बी का बाई के रिस्पेक्ट में है। अब इक्वेशन ये और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ये भी एफ जेड है, इक्वेशन 2 ये भी एफ जेड है, दोनों की कंपेयर करेंगे तो यहाँ से रियल पार्ट है हमारा यू एक्स और यहाँ से रियल पार्ट है हमारा बी वाई, तो दोनों रियल हो गए। इधर से इमेजिनरी है बी एक्स और इधर से इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा माइनस यू वाई, बस हो गए। यही हमारी सी आर इक्वेशन होती हैं। तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। अगर सिंपली आता है स्टेट एंड प्रूव, किसी फंक्शन के लिए एनालिटिक प्रूफ करना है, तो पहले तो ये प्रूफ करना है और सेकंड नंबर पे आपको ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। इधर बताया होगा मैंने, एक और थ्योरम दी होगी शायद, ये थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर जो 2 है ये आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, जब किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना होता है तो दो कंडीशंस प्रूफ करनी होती है, एक तो सीआर इक्वेशंस, दूसरा वो नेसेसरी कंडीशन, ये सफिशिएंट कंडीशन, तो दोनों थ्योरम मिला के प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, सिंपली आपसे सीआर इक्वेशन का प्रूफ पूछ सकता है, ठीक है। बाकी अगर ये कराता तो ये भी मैं प्री में करा चुका हूँ, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना है। एफ डैश जेड ये आप बार बार लगा रहे हैं कि यू एक्स प्लस आई बी एक्स, ठीक है, बस यही तक प्रूफ करना है, देख लेना एक दो बार, समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए आता है तो दोनों कंडीशन प्रूफ करनी होती थी, सीआर इक्वेशन और प्लस ये डेरिवेटिव वाली। अगर दोनों थ्योरम प्रूफ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली एक एक थ्योरम आती है तो अलग अलग प्रूफ कर लीजिएगा। बाकी मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको एनालिटिक फंक्शन करा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप प्री और मेंस एक बार दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब पे डालूंगा इस लेक्चर को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।